नमस्कार दोस्तों, उपकार क्लासेज में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज 11 दिसंबर है और ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आज आपने किसी भी शिफ्ट में पेपर दिया है तो आपका पेपर बहुत बेहतरीन हुआ होगा, क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ाया है पेपर टोटल उसी में से आया है। और आगे भी अगर आपका किसी भी शिफ्ट में पेपर है तो आप इन क्लासों को इसी तरीके से फॉलो करते रहिएगा। आप एक सिंगल क्वेश्चन भी एग्जाम में गलत करके नहीं आओगे। जैसे स्क्रीन पर ये जो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, ये आज की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, 110 से लेके 120 तक की अभाज्य संख्या बतानी है। एग्जाम में तो ऐसे आया था, लेकिन हमने क्वेश्चन कैसे लिया है, 110 तथा 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है, जबकि एग्जाम में ये पूछा था 110 से 120 तक कितनी होती है। एक क्वेश्चन ये था आपके पास है। इसके अलावा दो क्वेश्चन एवरेज से आए थे। फर्स्ट शिफ्ट की अभी मैं बात कर रहा हूँ। फर्स्ट शिफ्ट में जो अगला क्वेश्चन आया था एवरेज का, एक क्वेश्चन ऐसा आया था एवरेज का। एक क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से आया था, कुछ डेटा दिया हुआ था, सभी का औसत स्कोर आपसे पूछा था। इसके अलावा और क्वेश्चन कैसे आए थे सर, इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3D यानी कि आयतन से दो क्वेश्चन पूछे गए थे। आयतन में शंकु से ही रिलेटेड थे दोनों के दोनों ही क्वेश्चन। यानी एक में तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था और एक में शंकु का आयतन पूछा था। और अगर आपने पिछली सभी क्लासों को फॉलो किया है तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि मैंने शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना भी आपको सिखाया और आयतन निकालना भी आपको सिखाया, तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हुआ होगा। इसके अलावा हाइट एंड डिस्टेंस से जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी, बिल्कुल उन्हीं के बेस पर क्वेश्चन आए थे। और आने वाले टाइम में भी बिल्कुल पैटर्न आपके पास इसी तरीके का रहेगा, चेंज कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हम अब बगैर टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर आज की। आज मैं आपको 25 के एवरेज में क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा और सभी क्वेश्चन वो है जो आज की तीनों शिफ्टों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आपके आने वाले टाइम में एग्जाम है तो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, ये है क्वेश्चन क्या है आपके पास है, देखिएगा। एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर 75 है और 30 लड़कियों का औसत स्कोर 85 है, तो कक्षा का कुल औसत स्कोर कितना है, ये है आपके पास। आप ये देखिए इस चैप्टर का नाम क्या है सर, इस चैप्टर का नाम है आपके पास है औसत। और औसत का फॉर्मूला क्या होता है सर, औसत का जो फॉर्मूला होता है ना आपके पास, वो औसत बराबर होता है सर राशियों का योग और बट्टे में होता है आपके पास है राशियों की संख्या। आपसे मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा था आपसे कि इस चैप्टर का नाम क्या है, तो आपने क्या कहा कि औसत है। तो मैं आपको ये फॉर्मूला रटवाने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि आप बिल्कुल इस पूरे चैप्टर को समेट लीजिए। कैसे समेट लीजिए कि सर इस पूरे चैप्टर में 3 शब्द आते हैं, और वो कौन कौन से सर, एक तो है आपके पास है औसत, एक है योग और एक है संख्या। बस इन्हीं के बेस पर क्वेश्चन बनते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इस चैप्टर में आपको 3 शब्द दिखाई देंगे, तो आप पहले उनको लिख लीजिए आराम से। अगर आपकी मैथ कमजोर है तो कैसे लिखोगे, सबसे पहले तो आप यहां पे लिखिएगा संख्या। क्या लिखोगे आप, संख्या। फिर लिखोगे आप औसत और फिर लिखिएगा आप योग। हालांकि मैं इस क्वेश्चन को आपको बिल्कुल 5 सेकंड में सॉल्व करना सिखा सकता हूं, लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं, क्योंकि मुझसे ज़्यादातर वो स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जिनकी मैथ बिल्कुल कमज़ोर है। इसलिए मैं 1 से 2 मिनट का ही कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, फिर हम ऐसे क्वेश्चनों का आंसर बिल्कुल 5 सेकंड में बता सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन सही है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमको इसमें 3 शब्द दिखेंगे, एक दिखेगी संख्या, एक दिखेगा औसत और एक दिखेगा योग। और इन तीनों शब्दों से हम पूरा चैप्टर क्लियर कर सकते हैं। आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना है। संख्या के नीचे संख्या लिखनी है, औसत के नीचे औसत लिखना है, योग के नीचे योग लिखना है। तो क्वेश्चन ने क्या कहा है, एक कक्षा में 20 लड़कों का औसत स्कोर 75 है। तो संख्या कितनी है आपके पास है सर, संख्या हमारे पास है 20 है, संख्या के नीचे संख्या। औसत कितना आपके पास है, 75 है। आप ये बताइएगा योग निकाल सकते हैं ना। जैसे ही हम इन दोनों को गुणा करेंगे सर हमारे पास है योग आ जाएगा, क्योंकि देखिए योग का फॉर्मूला क्या होता है, औसत को किससे मल्टीप्लाई करना होता है, संख्या से। लेकिन अभी हम योग नहीं निकालेंगे। क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि हम पहले क्वेश्चन को पूरा लिखेंगे। और 30 लड़कियों का औसत स्कोर 85 है, यानी आप ये कह सकते हैं 30 लड़कियों का औसत स्कोर कितना आपके पास है, 85 है। तो आपसे क्वेश्चन ने पूछा क्या है, आपसे क्वेश्चन ने पूछा कि कक्षा का कुल औसत स्कोर कितना है। कक्षा का यानी कक्षा में टोटल कितने आपके पास है सर, टोटल हमारे पास है 50 है। 50 का हमसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। लेकिन उससे पहले आप ये देखिएगा, संख्या, औसत और योग। आप चाहे तो इन दोनों को गुणा करके और यहां लिख लीजिए,
लेकिन उससे पहले भी एक शॉर्ट तरीका लगता है, वो इसी के अंदर शॉर्ट तरीका लगा दीजिए। कैसे? ये जो संख्या आपको दिखाई दे रही है ना, अगर ये संख्या आपस में कटती है तो इसे आप जरूर काटिएगा। इसको आप रेशियो का फॉर्मेट बना लीजिए, क्योंकि उससे क्वेश्चन इजी हो जाता है। कैसे? जैसे सर हम ये कह सकते हैं कि एक जीरो से आपके पास एक जीरो कट गई, तो इसे जरूर काटे, लेकिन इसे नहीं काटे कभी भी, ये नहीं कटेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या कट सकती है? संख्या कट सकती है। अब क्वेश्चन कैसे इजी हो गया कि सर 2 को ही 75 से गुणा करना पड़ेगा, तो हम ये कह सकते हैं योग कितना आ गया आपके पास है? 150 आ गया। अब 3 को ही आपको इससे गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 15, हासिल की एक 24 और एक कितना हो जाएगा आपके पास है? 25। अब हम ये कह सकते हैं कि टोटल कितना हो गया हमारे पास? सर टोटल हो गया हमारे पास है 5, और इनका क्या पूछा है आपसे? औसत पूछा है। और योग कितना हो जाएगा आपके पास है? ये 5, ये 0 और ये 4। अब औसत बराबर क्या होता है? सर औसत बराबर होता है आपके पास है राशियों का योग, और बट्टे होता है आपके पास है राशियों की संख्या। तो कितना आ जाएगा? 5 का भाग देखिए, पहले 8 बार जाएगा और फिर एक बार जाएगा, तो 81, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको आप गलत नहीं करना है। पैटर्न क्या है आपके पास है? कुछ नहीं करना सर, सबसे पहले संख्या, औसत और योग लिखिए, दिमाग में बिठा लीजिए। औसत का कोई भी क्वेश्चन आए, अगर आप इस फॉर्मेट में जमा देते हो तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे। और फिर इसी फॉर्मेट में जमा के जितने भी तरीके लगते हैं ना, कोई डेविएशन लगाता है, कोई क्या लगाता है, वो इसी फॉर्मेट में लगाइएगा आप। जैसे हम एक क्वेश्चन से और समझने की कोशिश करते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा आप क्या है। एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन 21 केजी है। तो मैंने क्या कहा कि आप फिक्स कर लीजिएगा एक, कि सर हम औसत के क्वेश्चनों को इसी तरीके से सरल करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे संख्या, फिर लिखेंगे हम औसत, और फिर हम क्या लिखेंगे? इसमें योग लिखेंगे। इसमें क्या लिखेंगे? योग। क्या कह रखा है? एक कक्षा के 20 छात्रों का औसत वजन, यानी कि संख्या कितनी है आपके पास है? 20 है। औसत कितना आपके पास है? 21 है। तो योग कितना आएगा आपके पास है? सर हमारे पास है 420 आ जाएगा। चाहे तो योग को बाद में लिख दीजिए, अगर आपने पहले ही कर लिया तो कर लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब आपको लग रहा है कि भाई इसमें यहाँ कुछ कट सकता है, तो आप योग को थोड़ी देर के लिए बचा के रखें, और ऐसा लगे कि यहाँ कुछ नहीं कटेगा तो फिर तुरंत भी आप योग निकाल सकते हो। आगे देखिए, यदि उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए, उनमें अध्यापक का भी वजन सम्मिलित कर लिया जाए, तो पहले कितने थे आपके पास? 20। अगर एक और आ जाएगा तो कितने हो जाएंगे आपके पास? है संख्या 21। तो औसत जो है ना आपके पास है, वो कितना केजी बढ़ जाता है? 1 केजी बढ़ जाता है। जो औसत पहले 21 था, वो औसत कितना हो गया आपके पास है? 22 हो गया। एक बार फिर सुनिएगा आपने क्या किया। एक और तरीका बताऊंगा, आप ये मत सोचिएगा कि सर इतना बड़ा नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, जब मैं आपकी क्लास लेने आता हूं उससे पहले मैं 10 बार सोचता हूं क्वेश्चनों के बारे में, कि इस क्वेश्चन को मुझे कैसे समझाना है, प्लस इसके अलावा मार्केट में जो चल रहा है वो क्या चल रहा है, मार्केट वाले जो टीचर है वो इसको किस तरीके से बता सकते हैं। तो वो सारा कंटेंट आपको यहाँ मिलेगा। ऐसा कोई भी कंटेंट आपको नहीं दिया जाएगा जो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं सर आपसे अच्छा तो किसी और टीचर ने बता दिया है। एक सिंगल क्वेश्चन में ऐसा नहीं जाने दूंगा, आप इतना विश्वास रखिएगा। पर मैं जैसे आपको बता रहा हूं, बिल्कुल आप पहले इसी तरीके से करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मैथ में कमज़ोर हो, अगर आपके आर्ट्स सब्जेक्ट रही है, तो आपको पहले ऐसे ही समझना पड़ेगा, बिल्कुल इजीली तरीके से। तो हम ये कह सकते हैं सर संख्या, औसत और योग। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए कितना हो जाएगा आपके पास है? 21 दूनी का 42, हासिल कितनी लग जाएगी? 4। 42 और 4 कितना हो जाएगा आपके पास है? सर हमारे पास 46 हो जाएगा। इसने क्या पूछा है? सर अध्यापक का वजन पूछा है। किसका वजन पूछा है आपसे? अध्यापक का। आप ये देखिए टोटल कितने? 21 है। अगर 21 में से आप ये 20 घटा देते हो, जो कि कौन थे? पहले के छात्र थे। अगर 21 में से 20 छात्र घटा दोगे तो बचेगा कितना? 1। तो यहाँ पर ये जो 1 बचेगा ना, और ये कौन है? सर ये हमारे पास है शिक्षक है। ये कौन है? शिक्षक है। अब इसका मान कहाँ से आएगी? इसकी आयु या इसका वजन कहाँ से आएगा? यहाँ से, इसमें से ये घटाइए, तो इसमें से हम ये घटाएंगे तो 42, और यही आपका करेक्ट आंसर है, जो कि सी ऑप्शन में है। यानी आपने क्या किया सर? पहले संख्या, औसत और योग, ठीक है। फिर एक और आ गया, तो यहाँ कितने हो गए आपके पास है? 21। औसत फिर से बढ़ गया, जैसे ही आपने मल्टीप्लाई किया था आपके पास है योग आ गया। इसमें से आप इसको घटाओ, कितना आएगा आपके पास? 42, और यही आपका आंसर है। अगर कोई स्टूडेंट इस तरीके से नहीं करना चाहता तो मैं आपको शॉर्ट तरीका सिखा देता हूं। देखो, ऐसे क्वेश्चनों का इससे भी बेहतर तरीका है, ये मैंने समझाने के लिए। इससे बेहतरीन तरीका क्या है? इसने ये पूछा कि अध्यापक का वजन कितना है। पहले आप इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना सीखिएगा। पढ़ना कैसे सीखना है? इसने कह रखा है कि 20 छात्रों का औसत वजन 21 किलो है। तो
तो इसका अर्थ ये है कि सर 20 स्टूडेंट है और औसत 21 है। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक 21 केजी का है, प्रत्येक का वजन 21 केजी है हर किसी का। इसका मतलब ये क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि ये प्रत्येक का वजन है, सबका औसत नहीं है। औसत भी पढ़ सकते हो, दूसरी लैंग्वेज में ये कह सकते हो सर ये प्रत्येक का वजन है। अगर मान लीजिए इसमें एक कैंडिडेट और आ जाता है और वो भी 21 केजी का ही आता है, फिक्स 21 केजी का आता है, तो यहाँ पर तो संख्या हो जाएगी 21 और फिर बनेगा 21 का औसत 21। अगर मान लीजिए 21 के 2 आ जाते हैं तो यहाँ पर ये सेम रहेगा फिर भी, लेकिन यहाँ पर संख्या हो जाएगी 23। फिर हम कहेंगे 23 का औसत कितना है 21, वो सॉरी कितने 2 आ गए तो 22 का औसत कितना आपके पास है 21। अगर मान लो इसमें 21 के 3 आए तो आप ये कहोगे सर इस साइड तो वो जुड़ रहे हैं लेकिन वहाँ नहीं जुड़ेंगे। क्यों नहीं जुड़ेंगे? क्योंकि अगर हमने क्वेश्चन को ऐसे पढ़ा है कि 23 का औसत 21 केजी है तो मतलब प्रत्येक 21 केजी का ही है। अब इसमें 21 के कितने भी आए कितने भी जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, औसत सेम रहेगा, संख्या चेंज होगी बस। क्लियर है? अगर मान लीजिए इसमें ये जो शिक्षक आया है वो 21 का आता तो कोई फर्क नहीं पड़ता औसत पे, लेकिन ये कह रहा है औसत तो बढ़ गया। इसका मतलब ये फिक्स है कि सर ये जो शिक्षक आया, ये जो न्यू मेंबर आया है, ये 21 केजी से तो ज़्यादा ही आया है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि वो खुद कह रहा है कि इसके आने से इनका औसत बढ़ता है। तो कितना बढ़ गया आपका औसत? 1 बढ़ गया। कितने आदमियों पर बढ़ गया? सर 21 आदमियों पर बढ़ गया। कैसे बढ़ गया? 20 तो पहले के छात्र थे और एक शिक्षक और सम्मिलित हो गया। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर पहले गुणा होता है 21 और 21 42। तो आगे आने वाले टाइम में आप इस तरीके से सॉल्व करोगे क्वेश्चन को। मैंने आपको दोनों तरीके समझा दिए। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो इस तरीके का एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं ताकि आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो सके। जैसे मान लीजिए आपकी एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 26 एक और देखिएगा। क्वेश्चन क्या है आपके पास है? 23 छात्रों का औसत वार 53 केजी दर्ज किया गया। एक शिक्षक का भार भी सम्मिलित करने पर औसत भार में 100 ग्राम की वृद्धि हो गई। शिक्षक का भार कितना है? आप चाहे तो संख्या औसत और योग से कर सकते हो, लेकिन उसमें आपको ये लग रहा है कि थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाती है। क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से जमता है उसमें, लेकिन कैलकुलेशन का फर्क पड़ जाता है, इसलिए आप इसको शॉर्ट में करिएगा। सर शिक्षक का अगर आपको भार निकालना है तो कैसे निकालोगे? पहले देखिए सबका औसत कितना आपके पास है 53 है। यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा? वो ये कह रहा है वृद्धि हो रही है औसत में, इसलिए यहाँ पर किसका निशान आएगा आपके पास है प्लस का। कितने की वृद्धि हो रही है आपके पास है? सर 0.1 किलो की। भाई 0.1 केजी हो गया ना आपके पास है, ये ग्राम है, ग्राम को हमने किलो में चेंज कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि यूनिट समान करना जरूरी है। पूरी मैथमेटिक्स में कुछ भी हो आपको यूनिट समान करना आना चाहिए। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं सर 0.1 केजी की। इसमें किसका भाग दिया था हमने? सर इसमें हमने भाग दिया था 1000 का। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई थी, फिर 10 का भाग दिया था। 10 मतलब आपका यहाँ लग जाएगा, ग्राम को किलो में बदला है हमने। ठीक है, अब 0.1 केजी गुणा किससे करोगे आप? 23 तो पहले के थे, एक शिक्षक और आ गया तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको किससे? 24 से। तो इस तरीके से हो जाएगा आपके पास में देखिए 53 और प्लस का निशान, इसको इससे गुणा करोगे तो 24 आएगा, लेकिन एक अंक छोड़ के दशमलव है तो आप यहाँ लगा दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो ये आएगा, जो कि किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपको? सर जो कि सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में औसत के क्वेश्चन को आप गलत करके नहीं आओगे। ठीक है ना? आप आइए वापस से आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्या है आपके पास में क्वेश्चन? क्वेश्चन आपके पास है ये अभाज्य संख्याओं का है, और क्वेश्चन का है कि 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं। सर प्राइम नंबर की अगर हम बात करें जैसे इसने दे रखा है, क्या दे रखा है? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या किससे कहते हैं? सर अभाज्य संख्या वे होती है जिनके 2 फैक्टर होते हैं। कितने फैक्टर होते हैं आपके पास? हैं 2। या दूसरी लैंग्वेज हम ये कह सकते हैं सर जिनमें एक के और खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जाए, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या शुरू कहाँ से होती है? सर जो अभाज्य संख्या होती है ना उनकी शुरुआत होती है 2 से। अभाज्य संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है आपके पास? है 2 से। 2 के बाद क्या आएगा आपके पास? है 3। फिर क्या आएगा आपके पास? है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, और इस तरीके से सर ये खूब जाएगी। आपको कम से कम 100 तक का तो पता होना ही होना चाहिए। तो ये सब के सब अभाज्य संख्या होती है, ये कोई क्रम में नहीं आती है,
इनमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है, एक बात ध्यान रखना। हाँ, इसमें जरूर लगेगा कि अभाज्य संख्या को हम चेक कैसे करें। तो चेक करने का ये तरीका है कि उससे जस्ट छोटी संख्या का वर्गमूल निकालो और फिर उससे जस्ट छोटी जितनी भी अभाज्य संख्या उनका आप उसमें भाग लगाओ। लेकिन आपको हाल फिलहाल ये समझना है कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए। इसमें सर जो कुछ पॉइंट है ना फिक्स, वो तो आपको पता ही होने चाहिए। पहला पॉइंट क्या कि आपको ये पता होना चाहिए कि 1 से लेकर के 25 तक, 1 से लेकर के 25 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है। तो कैसे निकालोगे आप 1 से 25 तक, पहले आप रट लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सर ये 9 होती है क्योंकि अगली जो अभाज्य संख्या आएगी ना वो आपके पास 29 आएगी, जो कि 25 से ज़्यादा हो जाएगी। हम टुकड़ों में याद कर रहे हैं कि सर 1 से 25 तक कितने होते हैं, आपके पास 9 होती है। अगर किसी के दिमाग में ये आ रहा है कि सर आप ये बताइए कि ये जो 1 होता है ना ये क्या क्या है, तो 1 न तो आपके पास है अभाज्य के अंदर आता है, न आपके पास है भाज्य के अंदर आता है। ये ना तो प्राइम है ना ही आपके पास है को प्राइम है, ये कुछ भी नहीं है। अगर ये कुछ भी नहीं है तो हम ये कह सकते हैं सर 1 को तो हटा देते हैं, बल्कि ये विषम के अंदर काउंट होता है। तो अभाज्य संख्या की शुरुआत तो 2 से होती है, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है भाज्य संख्या, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, 4 से होती है। भाज्य की कहाँ से होती है, 4 से। अभाज्य की कहाँ से हुई शुरुआत, सर 2 से हुई। ठीक है, तो ये टुकड़ों में कैसे याद रखोगे, 1 से 25 तक फिक्स आपको पता होना चाहिए कि 9 होती है। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये भी पता होना चाहिए कि 1 से 50 तक, 1 से 50 तक कितनी होती है आपके पास है, तो सर ये होती है आपके पास है 15। 1 से 75 तक, 1 से और कहाँ तक आपके पास है 75 तक, ये कितनी होती है आपके पास है 21। और इसके बाद में लास्ट क्या आता है आपके पास है 1 से और 100 तक। तो 1 से और 100 तक कितनी होती है आपके पास है, ये होती है आपके पास है 25। ये आपको सबको पता होना चाहिए कि 9 15 21 और 25, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है, इससे काफ़ी हेल्प मिलती है। क्योंकि ये क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन इसके अलावा मैं आपको ये एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले क्वेश्चन यही पूछा गया था आपसे, एक शिफ्ट में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आपको ये बताना है कि 70 से छोटी, जो कि मैं क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, सेम डिट्टो आया था। 70 से छोटी आपको अभाज्य संख्याएं बतानी है, 70 से छोटी अभाज्य संख्याएं कितनी होती है, इनकी संख्या पूछता है कितनी है। तो इसको कैसे करोगे, सर देखिए 70 से छोटी, अब ऐसे तो कोई तरीका इनका है नहीं है, तो हम एग्जाम में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें, हमको टुकड़ों में पता है। कभी भी एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आपसे ये पूछ ले कि 700 से छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, बल्कि ये छोटे मोटे क्वेश्चन इतने ही पूछता है, लिमिट के ही। तो हम ये कह सकते हैं सर 70 से छोटी पूछे ना, तो हमने याद कर रखा है 1 से 75 तक। 1 से 75 तक तो पहले हम क्या करेंगे, 1 से 75 तक निकाल देंगे और इसमें से कम कर देंगे फिर 70 से लेके 75 के बीच की, तो हमारा आंसर आ जाएगा। 1 से 75 तक कितनी होती है, हमने रट्टा मार रखा है कितनी होती है, 21 होती है। माइनस 70 और 75 है, ये 70 और 75 के बीच में कितनी होती है अभाज्य संख्या, सर एक तो होती है हमारे पास है 71, ठीक है, एक होती है सर हमारे पास 73। तो इस तरीके से ये कितनी होती है आपके पास है, 2 होती है। तो 21 में से 2 घटाओगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा, 19 आएगा। तो ये मैंने इसलिए कहा कि इनको याद आप जरूर करके जाइए। चलें, अब एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में दोगे और मैं देखना चाहूँगा कि कितने स्टूडेंट उसके आंसर राइट दे सकते हैं। मेरी जहाँ तक उम्मीद है 50% से ज़्यादा उसके आंसर गलत देने वाले हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इतना कुछ सीख लिया तो ये जो आपके पास है स्टार लगा के क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है, कितनी भाज्य संख्याएं होती है। इसका आंसर आपको कमेंट्स में देना है, कल मैं इसका रिप्लाई करूंगा या आपके कमेंट्स बॉक्स में ये रिप्लाई कर दूंगा। 1 से लेकर 100 तक कितनी भाज्य संख्याएं होती है। ऑप्शन भी मैं आपको दे देता हूं, ठीक है ना। ए ऑप्शन है आपके पास है कितनी होती है, आपके पास है 50। बी ऑप्शन है आपके पास में कितनी होती है, आपके पास है 26। सी ऑप्शन है आपके पास में 75 और डी ऑप्शन है आपके पास में 74। ये आपके पास है 4 ऑप्शन है। 1 से लेकर के 100 तक कितनी भाज्य संख्या होती है, इनमें से आपको आंसर देना है कि कितनी संख्या होती है। अब हम इस क्वेश्चन पे चलते हैं कि सर 110 और 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्या होती है। तो पहली अगर हम संख्या की बात करें, इनके बीच में कितनी है सर, 111, 112, 113। पहले सारी संख्या लिख लीजिए, 114, 115, 116, 117, 118, 119
और 120 को लेना नहीं, क्योंकि इनके बीच की संख्या आपको लेनी है इसलिए। तो आप ये देखिएगा 2 के भाजकता का नियम क्या होता है सर, जिसके लास्ट के अंक में 2 का भाग चल जाए उस पूरी संख्या में 2 का भाग चला जाएगा। तो जिसमें देखो इसमें 2 का जा रहा है, 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 इनको तो बिल्कुल ही काट दीजिए आप। और एक 5 का भी आप जानते हो, अगर लास्ट में 5 है तो इसमें भाग जाता ही है। अब हम इसकी बात करते हैं सर, इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 1 2 3, यानी इसमें 3 का भाग जाएगा, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है भाई, 3 के भाजकता का नियम क्या होता है कि अंकों को जोड़ लीजिए, अगर अंकों के योग में भाग चल जाए तो पूरी संख्या में भाग चला जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर इतनी संख्या कट चुकी है, ठीक है। ये 13 का भाग इसमें जाता, 13 नंबर 117 होता है। 13 का भी नहीं जाता तो देखिए 7 8 1 9 होता है, और 9 में 3 का भाग जाता है, मतलब ये संख्या जरूर कटती। 119 को देखिए सर, ये हो जाएगा आपके पास है, 3 का तो नहीं जाएगा, लेकिन 17 छिक्की 102 और 17 7 कितना होता है 119, इसका मतलब सर ये भी अभाज्य संख्या नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास है ये। तो चाहे तो क्वेश्चन ऐसा होता कि 110 से लेके 120 तक कितनी होती है तो भी एक होती है, और इनके बीच कितनी होती है तो भी एक होती है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये था आपके पास है क्वेश्चन नंबर 3। आप आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 पर। मैंने आपको ये क्वेश्चन खूब कराए है, ये क्वेश्चन आज सेम आया था, यानी कि मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप मेरी क्लासों को फॉलो कर रहे हो तो ग्रुप डी का पेपर बहुत आपको ईजी लग रहा होगा, और आराम से अगर आपने जैसे आज से 9-10 दिन पहले भी पढ़ना शुरू किया है तो अभी आप आराम से 15 16 17 क्वेश्चन तो राइट करके आ ही रहे होंगे। वो उसी स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जिसने कभी 2-3 साल से मैथ देखी नहीं है, और अगर आपने पहले छोटा मोटा कहीं भी कोर्स किया है और उसके बाद में आपने क्लासों को देखा तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम चलते हैं कि सर हाइट एंड डिस्टेंस का मान लीजिए कल की एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आ जाता है, तो हम क्वेश्चन को कैसे सरल करेंगे। तो उसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना है। देखिए क्या काम करना है, अगर आपको ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन गलत करके नहीं आने हैं तो मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला समझा रहा हूं जो पूरी मैथमेटिक्स में लगता है, और पूरी मैथमेटिक्स के कम से कम 70% क्वेश्चन उसी से सॉल्व होते हैं। जो मैं आपको फॉर्मूला समझा रहा हूं उससे, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूले को देखें। सर हमको क्या करना है, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ तो लिखेंगे हम राशि, और राशि के बट्टे में लिखेंगे सर यूनिट, राशि के बट्टे में क्या लिखेंगे यूनिट, और सर हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका से, हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, किसका से, और किसका की जगह भी क्या आएगी कोष्टक में लिख दीजिए आप कि सर यहाँ भी आपके पास है यूनिट आएगी। बस इतना सा काम करना है। क्या है आपके पास है सर, पहले हम ऊपर राशि लिखते हैं, नीचे क्या लिखते हैं यूनिट लिखते हैं, यानी ऊपर जो लिखा हुआ है ना उसी को दोबारा से लिखते हैं लेकिन यूनिट के फॉर्मेट में लिखते हैं, और गुणा किससे करते हैं, जिसका हमको मान निकालना है उसकी यूनिट से। अब ये यूनिट कितने टाइप की होती है, अगर देखिए हम पूरी मैथ की बात करते हैं सर, पूरी मैथ में किसी भी टीचर के पास चल जाओ यूनिट आपको 2 ही टाइप की बताएगा, एक होती है परसेंटेज के फॉर्मेट में और एक होती है अनुपात के फॉर्मेट में। तो ये जो चैप्टर है इसमें अनुपात वाली यूनिट लगती है। अनुपात वाली यूनिट कैसे लगती है देखिएगा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें यहाँ पर कितने डिग्री का कोण है आपके पास है, 45 डिग्री का कोण है। तो यहाँ पर 45 डिग्री का भी कोण हो सकता है। अगर आप इसके डायग्राम की बात करोगे ना कि सर इसमें डायग्राम किस तरीके से बनेगा इसका, तो देखिएगा ये आपके पास है, इस तरीके से आप इसके डायग्राम को समझ सकते हो कि सर हमारे पास है ये एक डायग्राम है, आप ये लीजिएगा, ये सर हमारे पास एक डायग्राम है। तो इसमें ये जो उन्नयन कोण कहा गया है ना सर, ये यहाँ का कोण बता रहा है कि यहाँ पर आपके पास है कितने डिग्री का कोण है, 45 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये तो परमानेंटली फिक्स होता है ऐसे में कि यहाँ तो 90 डिग्री का बनना है, तो जो भी होगा वो यहीं का होगा। यहाँ का भी एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं आएगा जिसमें आपको यहाँ का कोण दिया हुआ मिलेगा। यानी कि अगर आप एसएससी के मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ही हाई लेवल पर जाइएगा। प्रेजेंट के माहौल को देख करके आप ये कह सकते हो सर ये वाला थीटा आपको दिया हुआ मिलेगा। तो फिर हम सर इसके सामने ये क्या है आपके पास है लंब है, और लंब को हम एल से ही लिखेंगे। ज़्यादा इंग्लिश नहीं पढ़नी है कि परपेंडिकुलर सर इसको पी से लिखिए, बेस बोलते हैं इसको बेस से लिखिए, बी से लिखिए, नहीं, हम जैसी लैंग्वेज है ना वैसी सेट करो। और ये क्या है आपके पास है सर, ये आधार है, सिंपल सी बात है, ए से लिख दो। सर ये कर्ण है तो सिंपल सी बात है कर्ण से लिख दो बस। तो एक तो ये पता होना चाहिए आपको, यहाँ पर कितने डिग्री है, 45 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 3 ही थीटा बनते हैं।
किसी की किस्मत में तो यहाँ 45 डिग्री लिखा हुआ आता है, किसी की में 30 लिखा हुआ आता है, और किसी के शिफ्ट में यहाँ 60 लिखा हुआ आता है। हम क्या करते हैं, इन तीनों की यूनिट याद कर लेते हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले में देखो राशि तो आपको दी हुई मिलेगी, और बट्टे में जो यूनिट आएगी ना वो यूनिट आपको पता होनी चाहिए। और यूनिट तो परमानेंट फिक्स होती है। कैसे होती है परमानेंट? सर ये लंब, ये आधार और ये कर्ण, इनकी यूनिट पता होनी चाहिए। यानी एक बार तो 30 डिग्री के लिए यूनिट पता होनी चाहिए, एक बार 45 डिग्री के लिए, और एक बार 60 डिग्री के लिए। और इनकी यूनिट ऐसा नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट है। देखो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 30 सेकंड में याद करवा रहा हूँ। इसकी यूनिट होती है आपके पास है, इसकी यूनिट होती है आपके पास है कितनी सर? इसकी होती है आपके पास है 132। इसकी कितनी होती है आपके पास है? 112। इसकी कितनी होती है आपके पास है? 312। बस, अरे भाई इनको 2 से 3 बार पढ़ लीजिए। 132 112, 132 112, 312, बस काम हो गया। बस थोड़ा सा और कर दीजिए काम। सर यहाँ अंडर रूट लगेगा, इसमें यहाँ अंडर रूट लगेगा, और इसमें यहाँ अंडर रूट लगेगा, बस। तो ये परमानेंट फिक्स होती है। इनसे आपके एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन सॉल्व होकर के ही आएगा। तो आपको कैसे याद रखना है कि सर 30 डिग्री के लिए लंब की जो यूनिट होती है ना वो परमानेंटली फिक्स होती है, 1 होती है। और आधार की यूनिट कितनी होती है? इतनी होती है। कर्ण की यूनिट कितनी होती है? इतनी। आई कैसे है? इतना टाइम नहीं है, क्योंकि कल आपकी एग्जाम है, इसलिए हमको क्या करना है, ऐसे ही रटना है, ठीक है। अब आपने यूनिट याद कर ली, आपने थीटा याद कर लिया। अब इसमें क्वेश्चन को हम जमाते कैसे हैं देखिएगा, आप तरीका सीखिए। एक खंबे के पाद से 20 मीटर की दूरी पर एक बिंदु खंबे का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। यानी कि पाद से 20 मीटर की दूरी पर, इस पाद की ये बात कह रहा है, इस पाद से ये खंबा है आपके पास है, ये जो लिखा ये है ना, ये खंबा है। तो ये जो दूरी है ना सर, ये दूरी हमको दी हुई है, और कितनी दी हुई है? ये आपके पास है 20 मीटर दी हुई है। तो मैंने क्या कहा, ऊपर क्या लिखोगे? राशि। राशि का क्या नाम है आपके पास है? 20। अब जो ऊपर लिखा है ना, इसी को यूनिट में लिखना है। यानी कि सर ये क्या है, हमारे पास है आधार है, और आधार है तो आधार बटे आधार आएगा, लेकिन नीचे यूनिट आएगी। तो 45 डिग्री के इसमें कौन बन रहा है? 45 डिग्री की यूनिट कितनी होती है? 45 डिग्री की यूनिट 1 होती है। तो बट्टे में कितना आएगा आपके पास है? 1 आएगा। गुणा किससे करना है? सर उसने पूछा कि फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी इसकी हाइट पूछी है आपसे, ये पूछिए इसकी लंबाई पूछिए। और लंबाई की यूनिट कितनी होती है? सर लंबाई की यूनिट में इसमें 1 ही होती है। तो वापस से 1 ही से गुणा करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 20 से फिर से आ जाएगा। तो आप ये कह सकते हो सी में ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा। राशि बटे, यानी यूनिट 2 जगह आती है, एक जगह और एक जगह, 2 जगह। और ये जो फॉर्मूला है, अगर आप इसे समझ गए तो पूरी मैथ ही समझ गए आप यकीन करिएगा। एक और क्वेश्चन पर चलिएगा। ये रहे आपके पास है, एक साथ 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन दिख रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से? ओके। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। जब 10 मीटर ऊंचाई वाले खंबे की छाया 10 अंडर रूट 3 मीटर होती है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है? सर ये क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जैसे मान लीजिएगा, ये लीजिएगा, ये आपके पास है क्वेश्चन, ये कह रहा है सर हमसे, थोड़ा सा ये लीजिएगा, ये आपके पास है क्वेश्चन ये कह रहा है सर 10 मीटर ऊंचाई वाला खंबा, हम ये मान लेते हैं सर यहाँ से लेकर के यहाँ तक है ना, ये 10 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी छाया हमेशा ज़मीन पर पड़ती है, तो इसकी छाया जो ऊपर से आ रही है ना, हम इसको छाया काउंट करेंगे। ये क्या है हमारे पास है? छाया है। छाया ज़मीन पर ही काउंट होती है हमेशा। तो क्वेश्चन ने कहा कि इसकी जो छाया है ना वो हमारे पास है 10 अंडर रूट 3 है। कितनी आपके पास है? 10 अंडर रूट 3 है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आपसे? ये पूछे कि उन्नयन कोण, यानी सर इस क्वेश्चन ने घुमा दिया है, इसका मान हमसे पूछ लिया कि आप इसी का मान बताओ। मैंने कहा बिल्कुल आराम से बता देंगे। कैसे बता देंगे? हम क्या करेंगे, इनकी यूनिट निकाल लेंगे। किस चीज़ की? लंब की और आधार की, क्योंकि ये तो दे ही नहीं रखा कारण हमको, तो हमको क्या मतलब है, 2 से ही काम चल जाएगा। तो देखिए लंब कितना हमारे पास, हम इसको लंब बोलते हैं, तो ये हमारे पास है 10 है। आधार कितना हमारे पास है? सर आधार हमारे पास है 10 अंडर रूट 3 है। आप 10 से 10 काट सकते हो, तो 1 अनुपात अंडर रूट 3। और आप ये बताइएगा कि ये किस में होता है? 1 अनुपात अंडर रूट 3, 1 अनुपात अंडर रूट 3, 132 30 में होता है। अगर सर ये अनुपात 30 डिग्री का आया है तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास 30 डिग्री आएगा, तो आपका करेक्ट आंसर ए हुआ। इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना पूरे चैप्टर में, बस इतना सा पढ़ना है। अब एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और करिएगा आप। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास? समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से 300 मीटर
एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस बार कितना आपके पास है सर, इस बार देखिएगा, एक बार फिर से देखिएगा आप। यानी सर हम ये कह सकते हैं, ये रहा हमारे पास, चलिए दिख जाएगा ना इतना, क्योंकि इतनी स्पेस हमारे पास में बची नहीं है कि हम इसको ज़्यादा ले सके। ठीक है, तो समतल भूमि पर एक चट्टान के पाद से 300 मीटर दूरी, यानी सर इसकी जो दूरी दे रखी है ना इसने, वो कितनी दे रखी है आपको, 300 मीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है, 300 मीटर। आप कोशिश करिए वीडियो को रोक करके कि पहले आप इसे सरल करें फिर सॉल्यूशन देखना। एक चट्टान की चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, यानी सर यहाँ पर कितना दिया है आपको, यहाँ सर हमको 60 डिग्री दे रखा है। मैंने कहा ठीक है, चट्टान की ऊंचाई कितनी है, यानी कि इसका हमसे मान पूछा है। तो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास है, राशि बट्टे में यूनिट। तो राशि कितनी है हमारे पास है सर, ये तो क्वेश्चन अलग होएगा ना आपके। राशि हमारे पास है 300 है। इस 300 का क्या नाम है सर, इस 300 का नाम तो आधार है। इस 300 का क्या नाम है, आधार है। और आधार की यूनिट 60 डिग्री में कितनी होती है, आधार की यूनिट 60 डिग्री में, देखो ये रही सर, आधार की यूनिट 60 डिग्री में 1 होती है। कितनी होती है आपके पास है, 1 होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि बट्टे में कितना आएगा, 1 आएगा। गुणा किससे करोगे, अब इसकी यूनिट कितनी होती है आपके पास है सर, √3 होती है। आप वहाँ देख लीजिएगा 60 डिग्री है ना, तो 60 डिग्री में इसकी यूनिट होती है √3। बस आपका आंसर आ गया। तो बस यही आंसर है, इतना ही करना है। तो ऐसे आपको ये जो टपोरी से क्वेश्चन है, जो रेलवे जो फ्री के नंबर बांटती है, इनमें आपको नंबर नहीं कटवाने अपने, क्योंकि कितनी सारी आप देखिएगा करंट जीके पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, जब जाकर के गलती से एक नंबर आता है। और यहाँ पर आपको एक तरीके से फ्री में ये सारे नंबर्स मिल जाते हैं। आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। मैंने ये कहा जो शंकु के 2 क्वेश्चन आए थे, मैं आपको उन्हीं के बेस पर 3 क्वेश्चन सरल करवा रहा हूँ शंकु के। अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए क्या है आपके पास है। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले आपको शंकु के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए, मैं आपको तीनों चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिएगा ये आपके पास है शंकु है, देखिए ये है आपके पास है, मान लीजिएगा एक शंकु है। ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास एक शंकु है। ठीक है, ये क्या है आपके पास है सर, ये त्रियक लंबाई है, इसे हम हाइट बोलते हैं। और ये क्या है हमारे पास है सर, ये हमारे पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी त्रिज्या है। क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो आपको पता होना चाहिए इसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलते किसे हैं सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है इसका वक्र का भाग, केवल ऊपर ऊपर का। जैसे ये पेन है ना, इसका वक्र पृष्ठ क्या हो गया, ओनली फॉर ऊपर ऊपर का हिस्सा आपके पास वक्र पृष्ठ कहलाता है। तो ये होता है आपके पास है पाई आर, और ये छोटा वाला एल, यानी कि क्या हो गया आपके पास है पाई आर एल। याद कर लीजिए ये वक्र पृष्ठ होता है आपके पास। इसके अलावा दूसरा फॉर्मूला क्या होता है सर, इसके अलावा होता है इसका आपके पास है कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक पूछेगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें कुल शब्द लगता ही क्या फर्क पड़ जाता है, यानी सर ये तो टोटल आएगा ही आएगा कुल में, पाई आर एल प्लस इसके अलावा पहले सर हमने ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ना आपको, नीचे का जो वृत्त दिखाई दे रहा है, ये वृत्त हमने नहीं जोड़ा था। तो हम क्या करेंगे, इसमें वृत्त और जोड़ देंगे। तो ये पाई आर स्क्वायर, सब जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। तो हमने क्या किया, इसके वक्र में नीचे का हिस्सा और जोड़ दिया, तो हो गया। इसमें से छोटा मोटा कुछ कॉमन आ रहा तो जरूर ले लीजिए आप। सर पाई भी कॉमन है और दोनों में से आर भी कॉमन है, तो ये एल प्लस आर बचेगा। ठीक है, तो ये हो गया पृष्ठीय क्षेत्रफल। तीसरा पॉइंट क्या पता होना चाहिए आपको, इसका आयतन पता होना चाहिए, इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। और वो क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तीनों चीज़ों को अच्छे से रट्टा मार लो, क्वेश्चन इन्हीं के खूब आ रहे हैं। और किसी न किसी की किस्मत में तो ये क्वेश्चन होगा ही। कल जैसे 3 शिफ्ट लगेगी, हो सकता है कि किसी की शिफ्ट में वक्र पृष्ठ पूछ ले, हो सकता है किसी की में आयतन पूछ ले, या फिर मंडे को जो पेपर लगेगा, क्योंकि मुझे कन्फर्म नहीं है, शायद मेरे हिसाब से सैटरडे और संडे का ऑफ रहेगा आपका। अब कल पेपर है, इसके बाद सीधे आपके शायद सोमवार को होंगे पेपर, 2 दिन की छुट्टी रहती है। तो वो आप देख लीजिएगा। तो 2 दिन में अगर मान लीजिए आपका कल पेपर होगा, तो कल तो आपको इसी तरीके से क्लास अवेलेबल हो जाएगी। बाद में अगर आपको शनिवार रविवार को अगर आपके पेपर नहीं होते हैं, तो मैं आपको दोनों दिन आपको मैराथन प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें 3-3 4-4 चैप्टर एक साथ कंबाइंड होंगे। ठीक है ना, तो जब तक आप इसी तरीके से पढ़िएगा। अगर आपका कल पेपर है तो तीनों फॉर्मूलों को अच्छे से रट लीजिए। अब क्या कहा क्वेश्चन है सर, त्रियक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई तो 2l है। ठीक है, त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है, r/2 दे रखी है। शंकु का क्या पूछा है सर, शंकु का हमसे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। क्या पूछा हमसे,
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कौन सा वाला पूछा, ये वाला, हम इसे लिख लेते हैं। सर ये रहा आपके पास है पाई। आप बताइए आर की जगह पर क्या रखोगे, सर आर की जगह पर r/2 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास है r और बट्टे में 2, ये कोष्टक का निशान लगा दिया। एल की जगह पर क्या लिखेंगे, 2l लिखेंगे, तो ये हो गया आपके पास है 2l और आगे प्लस का निशान। आर की जगह पर क्या लिखोगे, सर r बट्टे में हम लिखेंगे 2, ठीक है। ये पाई आपका ऐसे कैसे ही रहेगा, आर आपका ऐसे कैसे ही रहेगा, मुझे बताइएगा क्या हम इसे 2 को अंदर ले जा सकते हैं इसके। अगर जैसे ही हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा, सर पाई आर ऐसे कैसे ही रहेगा, इसके अलावा 2l और बट्टे में कितना हो जाएगा आपके पास है 2, क्योंकि ये 2 यहाँ जा चुका है, फिर प्लस का निशान है, फिर प्लस का निशान आएगा, ऊपर कितना आर और पहले से 2 1 है और 1 2 और आ जाएगा, तो ये हमारे पास रिजल्ट हो जाएगा। ये 2 से आप ये 2 काट दोगे तो क्या बचेगा आपके पास, सर पाई आर ऐसे कैसे बचा हुआ, ये 2 ने ये 2 को काट दिया तो कितना हो गया आपके पास है, सर ये हो गया कोष्टक लगेगा, फिर ये हो गया आपके पास है एल प्लस का निशान, ये इससे गुणा हो चुका है लेकिन प्लस का निशान है, यहाँ भी गुणा होगा तो आर बट्टे में 2 2 के साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास है 4। तो फाइनली जो आंसर है आपका इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा आपके पास है, ये सर हमको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे तसल्ली से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, ठीक है, बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को सरल करना है। एक बार फिर से देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके पास है। अच्छा, इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कंप्लीट मैथ का कोर्स करना, अगर आपका सपना है कि सर जैसे ग्रुप डी का पेपर हो जाता है तो हम कंप्लीट कोर्स आपसे करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर पर जाके उपकार क्लासेज जयपुर का एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। इतना शानदार आपको कोर्स मिलेगा कि आप वास्तव में कहोगे कि सर वास्तव में आपने पढ़ाया है। और सबसे खास बात क्या रहेगी कोर्स की, सबसे खास बात ये रहेगी, जैसे मान लीजिए आपका एएलपी का पेपर है तो एएलपी से पहले अपना सिलेबस वहाँ से कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद उस कोर्स को वहीं छोड़ दीजिए 20 दिन पहले एएलपी के से, और 20 दिन पहले से आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा यूट्यूब पर। फिर एप्लीकेशन को छोड़ देना, यूट्यूब पर जुड़ जाइएगा। तो यूट्यूब से अगर आप 20 दिन मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आप गलत करके नहीं आओगे। मैं हर एग्जाम जब जब आएगी, एएलपी की आएगी तो एएलपी से 20 दिन पहले, ड्राइवर की आएगी ड्राइवर से 20 दिन पहले आपको एप्लीकेशन से लेके आ जाऊंगा यूट्यूब पर, और मैं आपको इसी तरीके से सब कुछ डेटा समझाऊंगा ताकि आपने जो पढ़ा है ना पिछले 3-4 महीने में वो पूरा मैं खुद रिवीजन करवाऊंगा। एक तो आप रिवीजन करोगे और एक मैं खुद आपको रिवीजन करवाऊंगा, तो वो रिवीजन प्लस इसके अलावा जो भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो सोल्व करवाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि सिलेक्शन के चांस आपके 101% हो जाते हैं अगर आप कोर्स खरीद के मुझसे पढ़ते हो तो, ठीक है ना। चलिएगा आप क्वेश्चन पर जाइएगा। यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेमी है, हाँ ये बात अलग है, चलिएगा हम क्वेश्चन ही करते हैं। यदि एक शंकु की ऊंचाई 7 सेमी है और इसके वृत्ताकार आधार का व्यास कितना आपके पास है 12 सेमी, तो इसका आयतन क्या होगा, आपसे क्या पूछा आयतन क्या होगा। यानी कि आप ये अच्छे से जानते हो कि सर ये हमारे पास है क्या है, शंकु है, ये क्या है आपके पास है शंकु है। भाई डायग्राम मुझ पे क्या थोड़े से गलत ही बनते हैं, सही से नहीं बन पाते हैं, तो आप इसके लिए खेद हम चाहते हैं, आपसे माफ़ी चाहते हैं। एक शंकु की ऊंचाई कितनी आपके पास है, सर ऊंचाई आपके पास है 7 है। आधार का व्यास, और व्यास की आदि क्या होती है, त्रिज्या होती है, तो हम ये कह सकते हैं सर ये त्रिज्या कितनी आपके पास है 6 है। ये त्रिज्या कितनी है आपके पास है, सर ये जो त्रिज्या है ना आपके पास है वो 6 दे रखी है, ठीक है। कुछ नहीं पूछा, सीधे आयतन पूछा है, बताओ। अगर ऐसा क्वेश्चन भी आप एग्जाम में गलत करके आओगे तो क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन होता है 1/3 22/7 इसका मान है। आर का मान कितना आपके पास है 6, तो 6 × 6, एच का मान कितना है 7, 7 से 7 कट जाएगा, कितनी बार कट जाएगा आपके पास है ये 2 बार। तो आप ये कह सकते हो 22 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप 12 से, 12 दूनी का 24 हासिल की 2, 12 दूनी का 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। तो आंसर किस ऑप्शन में आपके पास है, ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे फिर आ जाइएगा। ये रहा एक और क्वेश्चन आपके पास है। क्वेश्चन क्या है सर, यदि एक शंकु की तिरछी ऊंचाई 29 सेमी है, होने दीजिएगा, इसकी ऊंचाई 10 सेमी है, तो कुल सतह क्षेत्र और आयतन के
परिणाम के बीच अनुपात बताइए। देखिए मैंने ये क्वेश्चन आपको इसलिए लिया है कि मैं एक क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये भी सिखा सकूं कि कुल सतही क्षेत्रफल जिसका क्वेश्चन आज आया था, इसके अलावा आयतन कैसे निकालना है थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन में, इसलिए मैंने जोर दे करके ये क्वेश्चन आपको यहाँ सेट किया है। तो हम फिर से एक बार डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा ना डायग्राम मुझ पर अच्छे बनते नहीं है, फिर भी कोशिश कर लेते हैं। सर हमारे पास है ये एक शंकु है, इसने कह रखा है कि ये जो त्रियक ऊंचाई है ना वो आपके पास 29 है और ऊंचाई है ना आपके पास 20 है। पहली बात तो पाइथागोरस प्रमेय से आप इसका पता लगाओ। कैसे पता लगाओगे सर? ये हमारे पास है कर्ण कहलाएगा। ये क्या है सर? इसको हम कर्ण बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट में जाने के लिए। और ये क्या है सर? एक तरीके से ये हमारे पास है लंब है। तो क्या निकालना है हमको? आधार निकालना है। और आधार देखो वैसे तो ट्रिपलेट अगर आपको याद है तो सीधे कह सकते हो सर ये आपके पास है 20, तो ये आपके पास 21 आ जाएगी। 20, 21, 29 की ये ट्रिपलेट होती है। लेकिन किसी भी भाई को अगर नहीं है याद, किसी भी दोस्त को, तो आपको क्या करना है सर? आधार हम ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट का लगा देते हैं निशान, कर्ण का स्क्वायर, यानी हम ये कह सकते हैं 29 का स्क्वायर। इसमें से हमको कम करना है 20 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर कम करना है आपको? 20 का स्क्वायर कम करना है। बस सर हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप 29 का स्क्वायर, अच्छा अगर आपको अभी भी जैसे वर्ग याद नहीं है, क्यूब याद नहीं है, तो उसका भी तरीका देखिए। जैसे आपको 37 है, 37 का अगर वर्ग निकालना है एग्जाम में तो कैसे निकालोगे सर? 7 का कितना होता है आपके पास? 49 होता है। देखिए वर्ग ऐसे निकाल देना स्पीड में। पहले इसका वर्ग लिखो, फिर इसका वर्ग कितना होता है सर? 3 का जो वर्ग होता है वो कितना होता है आपके पास? 9 होता है। क्लियर है आपके पास? फिर क्या करना है? दोनों को गुणा कर दीजिए। सर दोनों को हम जैसे ही गुणा करेंगे तो 21 हो जाएगा। 21 का डबल कितना होता है आपके पास? 42 होता है। बस आपका आंसर आ गया। ये हो गया आपके पास इतना। जैसे आपको 29 का निकालना है, 29 का कैसे निकालोगे सर? देखिए ये हो गया 4, ये हो गया आपके पास 81, ठीक है। 18, 18 का डबल कितना होता है आपके पास? 36। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? इतना, इतना, और ये हो जाएगा आपके पास कितना? 841। ऐसे करना है। कभी भी किसी भी दो अंकों का आपको वर्ग निकालना है तो सटासट पहले दोनों का वर्ग लिखो, इसका वर्ग लिखो, इसका वर्ग लिखो। फिर उसके बाद क्या करना? दोनों को गुणा करके डबल करके यहाँ एक अंक छोड़ के लिख देना, एक अंक छोड़ के लिख देना। तो हम ये कह सकते हैं सर इसका कितना हो गया आपके पास है? वैसे आप 30 तक याद ही कर लेना। हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है 841 माइनस कितना हो जाएगा आपके पास है? 400। तो ये कितना बचेगा आपके पास है? 441। और 441 में से बाहर कितना निकलता है? 21। तो देखो वो 21 हमारा पहले ही आ चुका था। तो जो समझदार स्टूडेंट है ना वो इनकी सारणी याद करते हैं, जो मैं आपको पिछले पेपरों में सॉल्व करवा चुका हूँ, पूरी सारणी भी समझा चुका हूँ। ठीक है चलो कोई बात नहीं सर, हमारे पास तीनों डेटा तो आ गए। अब हम इसका हिसाब कर लेते हैं। कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? कुल सतह क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है आपके पास है पाई आर, और एल कैपिटल एल है, और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास है? आर। अनुपात का निशान। आयतन का क्या होता है? 1/3। आयतन का क्या होता है आपके पास है? 1/3। और सर ये पाई, और ये आर स्क्वायर, और ये एच, कुछ कट रहा है जो काट दो। पाई से पाई कट जाएगा, इस आर से ये स्क्वायर कट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब 2 बार आर लिखना होता है। तो एल प्लस आर, एल का मान कितना? 20, आर का मान कितना? 21। दोनों को जोड़ के सीधे हम 41 लिख दें। सॉरी यार, कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम इसमें मिसप्रिंट कर रहे हैं क्वेश्चन में। क्या है आपके पास? कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ शॉर्ट में हमने यही लिखा था ना, उसको कॉमन लेकर के, पाई आर एल प्लस आर, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपके पास है? पाई आर एल प्लस क्या हो गया आपके पास है? आर। कुल सतह क्षेत्र आयतन के परिणाम। आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई से पाई खत्म, आर से आर खत्म। एल का मान कितना है आपके पास? अच्छा ये जो एल है ना, ये वाला एल है, ये वाला एल नहीं है, आप ध्यान रखना ये ऊंचाई है। मैंने वो यहाँ पर ये पहले किस लिए लिखे थे? वो पाइथागोरस ट्रिपलेट के लिए लिखे थे। अब इनको हटाओ आप, नहीं तो आप कंफ्यूजन हो जाओगे इनको, क्योंकि ये आपके पास है शंकु चल रहा है। शंकु चल रहा है ना, तो ये सर हमारे पास है त्रियक लंबाई है, और ये हमारे पास ऊंचाई है, और ये त्रिज्या है। अब इससे काम चलेगा आपका। एल प्लस आर 29 प्लस ये, तो हम ये कह सकते हैं सर 29 प्लस 21 आएगा यहाँ, ठीक है ना। 29 प्लस 21, अनुपात का निशान 1/3। आर का मान कितना आपके पास है? 21 है। और एच का मान कितना आपके पास है सर? 20 है। काट लीजिए आप। कितनी बार कटेगा सर? 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 7 बार। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 50। ओके। ये कितना हो जाएगा आपके पास है? इतना, 1 0 से 1 0। तो 5:14, 5:14 जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। अब बताओ किसी भी तरह की कोई दिक्कत आई है क्या? हमने क्या किया, एक छोटा सा काम ये किया था, इसको तो निकालना जरूरी था, जो कि पाइथागोरस ट्रिपलेट से निकाल लिया। इसके बाद देखो
मैं आपसे शुरू से ही कहता हुआ आ रहा हूं कि मेंसुरेशन जो 2D और 3D है ना, वो फॉर्मूले के बेस पे सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने ये रट्टा नहीं मारा कि कुल सतह का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन का क्या होता है, तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसलिए मैंने आपसे यही कहा है कि आने वाले टाइम में एग्जाम है ना, तो इनको लिख लो आप तीनों को, और शंकु है ये, शंकु के तीनों को याद कर लीजिए आप। आपके लिए याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट होते हैं ना, मैं अच्छे से जानता हूँ, अच्छे से रट्टा मारते हैं। तो रटने की तो मुझे पता है कि आप कुछ चीज़ें जो टीचर कहेगा फिक्स चीज़ों को रट सकते हो, वैसे ज़्यादा चीज़ें आपको रटाऊँ भी नहीं आएगी। अगले क्वेश्चन पे चलिए, क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल सोल्व करवाया था और ये कहा था कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, आज ऐसा क्वेश्चन आया भी है। फर्क कितना सा है कि सर आज जो क्वेश्चन पूछा था नहीं, उसमें इनकी अलग अलग आय नहीं पूछी थी, ये पूछा कि उनकी आय का योग कितना है। बाकी डिट्टो क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ संख्या चेंज थी। एक बार फिर समझा देता हूँ, इसलिए मैंने इसको फिर से लिया है। क्या है, दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 10:6। यानी सर आपको क्या करना है, सबसे पहले आय का अनुपात लिखना है। तो आय का अनुपात कितना आपके पास है, 10 अनुपात कितना आपके पास है, 6 है, ठीक है। और उनके खर्च का अनुपात, और उनका जो खर्च है ना, उसका अनुपात कितना आपके पास है, सर खर्चे का अनुपात है आपके पास है 18:10 है, ठीक है भाई। और वे क्रम से 5200 और 3600 रुपये बचाते हैं। यानी सर उनकी जो बचत है वो कितनी है आपके पास है, एक की तो है सर आपके पास है 5200 और एक की है 3600। आप तो ऐसे सीखो कि आपको ऐसे जमाना है क्वेश्चन को, अगर दोनों की बचत अलग अलग दे रखी है तो। मैं आपको यहाँ एक रियलिटी बता देता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं सर हमको पता कैसे लगेगा कि ये ऐसे करना है सर। तो इन क्वेश्चनों को है ना, आपको पैटर्न ध्यान होना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा टीचर हो, अगर उसके दिमाग में ये पैटर्न पहले से नहीं है, अगर उसने ऐसा क्वेश्चन पहले सॉल्व नहीं किया तो एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाएगा। यानी एग्जाम में आप वही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो जो आपने पहले पढ़ा होगा। और अगर अचानक से पहले नहीं पढ़ा, अलग आ गया, तो छोटा मोटा क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाता है, बाकी क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे, और कर पाओगे तो टाइम ज़्यादा लगाओगे। इसलिए कोशिश करें कि इनका पैटर्न ध्यान रखें दिमाग में, कि ऐसे पैटर्न को हम ऐसे बनाते हैं क्वेश्चन को। कैसे बनाना है, मैंने आपको एक कल क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका बताया था, जो सब चैप्टरों में लगता है। आयु संबंधी में भी लगता है, अनुपात स्वानुपात में भी लगता है, मिश्रण में भी लगता है, काफ़ी जगह वो लगता है क्रॉस मल्टीप्लाई का। कैसे होता है क्रॉस मल्टीप्लाई, सर इसको तो इससे गुणा करना पड़ता है, इसको आपको इससे गुणा करना पड़ता है। तो ये कितना हो जाएगा 108, और ये कितना हो जाएगा 100। 108 में से 100 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास, सर हमारे पास 8 आएगा। फिर इसको इससे गुणा और इसको इससे गुणा, 2 बार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो सर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम यहाँ लिख लेते हैं इसको, ठीक है। देखो 1 0 2 0, 18 छक्की कितना होता है 108, हासिल की कितनी लग गई 10, 18 तिया कितना होता है 54, 54 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास है 54, 18 तिया 54 और 10 हो जाएगा 64, ठीक है। इसको इससे गुणा कर दीजिए, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 52, और इसके पीछे 000, ये 0 ये 0 ये 8, ये आपके पास है कितना बच जाएगा आपके पास है 2, ये 1। यानी हम ये कह सकते हैं सर इनका जो डिफरेंस आया ना, वो आया हमारे पास है 12800, और ऊपर का डिफरेंस कितना आया था हमारे पास है इतना। हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी राशि और बट्टे में छोटी राशि जमाना है, बड़ी राशि बट्टे में छोटी राशि, जिसका मान निकालना उससे गुणा, उसको चाहिए पहले की आय। पहले की आय के लिए किससे मल्टीप्लाई करोगे 10 से, तो 8 से काटो। देखो जैसे ही हम 8 से काटेंगे तो 8 एकम 8, और सर ये 8 छिक्के 48, तो 1600 बार, 1600 के पीछे 1 0 और चिपका लो, तो हम ये कह सकते हैं पहला आंसर कितना आ जाएगा 16000, और दूसरा आंसर फिर आ जाएगा, क्योंकि इसकी जगह पर आपको यूनिटी तो चेंज करनी है, यहाँ 6 करना है, तो ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। कल भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था, इस टाइप का और भी बताया था, कल की क्लास और पढ़ लीजिए अगर आपको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है तो। मैं एक क्वेश्चन और आपके लिए लेके आया हूं कि हो सकता है कल आपको ये देखने को मिले, आय और व्यय का। तो इसको कैसे करना है समझिएगा। एक व्यक्ति की व्यय और बचत का अनुपात, इस बार व्यय का और बचत का अनुपात दिया है। देखिए मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में आप इसको सीखिएगा। एक आदमी जिंदगी में कितने काम करता है, तो आप ये कहोगे सर एक आदमी जिंदगी भर 3 ही काम करता है। पहला काम तो क्या करता है, सर पहला काम तो वो सोचता है कि मैं कुछ कमा लूँ। जैसे अगर आप तैयारी कर रहे हो तो कुछ कमाने के लिए, कि नौकरी मिलेगी फिर पैसा होगा, इस तरीके से। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, पहले रुपए कमाओगे, फिर आप कुछ उड़ाओगे, भाई खर्च भी तो करोगे अगर कमाओगे तो यानी पहले कमाओगे फिर उड़ाओगे, फिर सर थोड़ा बहुत हम बचत भी करेंगे, थोड़ा बहुत हम क्या भी करेंगे, बचत भी करेंगे, बस ये रेशो चलता है। यानी सर पहले कमाता है आदमी, फिर उड़ाता है आदमी, फिर बचाता है आदमी, ठीक है। तो इसमें ऐसे ही एक व्यक्ति की कहानी है कि एक व्यक्ति इतने रुपए उड़ाता है और इतने रुपए बचाता है। अगर ये आदमी इतने रुपए उड़ाता है और इतने रुपए बचाता है तो ये कमाएगा कितना,
सर सिंपल सी बात है, 4 रुपये खर्चा कर दिया, 3 रुपये इसने बचा लिया, तो इसने 7 रुपये कमाए होंगे, बस इसके अलावा तो कुछ है नहीं है। ठीक है, उसकी बचत उसकी आय का 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। यानी उसने कहा है सर उसकी ये जो बचत है ना, ये बचत बढ़ जाती है किसके, देखो एक बार फिर पढ़ते हैं उसी लाइन को, उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर। यानी कि ये जो बचत है ना, ये उसकी जो आय है ना, इसका 1/5 निकालना आपको आना चाहिए। अब आप ये कहोगे सर 7 का 1/5 निकालने में तो हमको थोड़ा सा जोर आएगा, तो फिर क्या करना है, तो फिर आप एक काम करिए, ये है ना तीनों के तीनों अनुपात में, आप इनके पीछे एक एक जीरो चिपका दो, यहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर संख्या अनुपात में दे रखी है तो चिपका सकते हो जीरो, क्यों, क्योंकि एक जीरो से एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी। इससे फायदा क्या होगा कि सर 70 का हम 1/5 आराम से निकाल देंगे। अब 70 का 1/5 हम आराम से निकाल देंगे, क्योंकि उसने कहा है उसकी बचत उसकी आय के 1/5 के बराबर बढ़ जाती है। तो इसका 1/5 कितना होता है सर, इसका 1/5 देखिएगा कैसे निकालोगे, ये 70 इंटू 1/5, तो कितनी बार कटेगा आपके पास है 14 बार। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर इसका 1/5 हमने कितना निकाल लिया 14, तो ये आपके पास है कितनी बढ़ गई सर, ये हमारे पास है 14 बढ़ गई। अब 14 बढ़ गई तो इसकी बचत कितनी हो गई सर, इसकी बचत हो गई 44। और साथ में क्या कहा है कि उसकी आय समान रहती है, उसकी जो आय है वो क्या रहती है समान। यानी सर पहले वो 70 ही कमा रहा था, अब भी 70 ही कमाएगा, लेकिन वो बचत इतनी करने लग गया। इसका मतलब बचत इतनी करी है तो कहीं ना कहीं खर्चा तो अब ये कम करने लग गया होगा ना। तो कितना खर्चा कम करेगा, देखो 70 में से अगर हम 44 घटा देते हैं, क्योंकि आय में से बचत घटा देंगे तो बाकी तो उड़ाए होंगे इसने, तो सर जैसे ही हम 70 में से ये घटाएंगे तो ये 6 बचेगा और ये 2 बचेगा, बस सर खर्चा हो गया 26 का और बचत इतनी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि इनका अनुपात बताओ आप, तो 2 से काटोगे तो कितनी बार 13 बार, 2 से कितनी बार 22 बार, बस आपका काम हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन को सरल करना है। अगर आप चाहते हो तो और भी इजीली इसको सॉल्व कर पाते, कैसे कि सर केवल आप है ना इस वाले रेशो को रहने दीजिए, इस वाले रेशो को अगर आप रहने दीजिए तो ये खर्चे का कितना आपके पास है सर, खर्चे का हमारे पास है 40 है, और ये कितना आपके पास है सर, ये हमारे पास है 30 है। ये खर्चा है और ये बचत है। दूसरी बार ये कह रहा है कि सर वो ये कहना चाह रहा है कि 1/5 के बराबर उसकी बचत बढ़ जाती है, उसकी जो आय है। तो हम अच्छे से जानते हैं कि ये सर 70 है, और 70 का 1/5 कितना होता है 14, यानी सर ये है ना आपके पास है 14 बढ़ जाएगी। अगर ये 14 बढ़ जाएगी तो सिंपल सी बात है कि 14 जो खर्चा है वो घट जाएगा। अरे भाई अगर आप बचत बढ़ाओगे, 14 रुपये ज़्यादा बचा रहे हो, तो खर्चा भी तो कम किया होगा ना 14 का, जब भी तो बचे नहीं, बचे कहाँ से आए, तो आपकी बड़ी नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं सर देखिएगा इस तरीके से भी आ जाएगा आपके पास है, ये कितना आ जाएगा 44, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 26। तो सीधे आंसर यहाँ से कह सकते हैं 13 अनुपात कितना हो जाएगा 22। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन। ऐसे भी आप क्वेश्चन को बना सकते हो। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन पे फिर आइए, क्वेश्चन नंबर 13 पर। मैं कोशिश करता हूँ दूर हटने की, क्योंकि कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि सर हमको स्क्रीनशॉट नहीं लेने देते, जबकि मैंने ये कह रखा है कि इसकी बहुत अच्छी तरीके से PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड करता हूँ। 2 तरीके की, एक प्रिंटेबल करता हूँ और एक सॉल्यूशन वाली करता हूँ। तो स्क्रीनशॉटों के ज़माने चले गए। अभी तक मैंने जितना भी पढ़ाया है ग्रुप डी के लिए, जैसे मान लो 10 क्लासें हुई हैं, तो 10 क्लासों की PDF टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगी। आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, जैसे कल किसी की स्टूडेंट की एग्जाम है, तो वैसे तो इसमें तो रिवीजन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, 10 क्लासों को XX की स्पीड पे देखोगे तो अभी 5 से 6 घंटे लगेंगे। तो सर हम 10 क्लासों की PDF डाउनलोड कर लेते हैं, और 10 क्लासों की PDF को लास्ट आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो, जाते जाते ट्रेन में पढ़ सकते हो। ये आपको फ़ायदा मिलेगा PDF डाउनलोड करने से। इसलिए टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक आपको 2 जगह मिलेगा, जहाँ कमेंट्स करते हो वहाँ भी लिंक है, जहाँ डिस्क्रिप्शन है वहाँ भी है। वैसे नहीं मिलता है तो आपके टेलीग्राम पर आप सर्च करें उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको बड़ा सिंपल दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, क्योंकि ऐसा ही पूछा गया था, तो मैं क्यों घुमा करके ज़्यादा आपको परेशान करूं। क्वेश्चन एक आया था साधारण ब्याज का, जिसमें 2 ही वर्ष का पूछा था, मैंने 3 वर्ष का लिया है। साधारण ब्याज का आया था फर्स्ट शिफ्ट में, जिसमें 2 वर्ष का ब्याज पूछा था, और चक्रवृद्धि ब्याज का भी आया था, जिसमें 2 वर्ष का ही चक्रवृद्धि ब्याज पूछा था। तो हम इस क्वेश्चन को सरल करते हैं। देखिएगा, 1500 रुपये की राशि पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का लिए ब्याज कितना है। देखिए ब्याज, देखिए कुछ यूनिट आपको पता होनी चाहिए। आपको क्या पता होना चाहिए सर, कुछ यूनिट। मैंने कहा ना यूनिट 2 टाइप की होती है, अनुपात वाली यूनिट आपने सीख ली, यूनिट परसेंटेज में भी होती है। परसेंटेज में कैसे होती है, जैसे सर यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का या मूलधन का है, तो मूलधन की जो यूनिट होती है ना वो 100 वाले मेथड में
सर मूलधन की जो यूनिट होती है ना वो कितनी होती है आपके पास है सर 100% होती है। अगर आप परसेंटेज में यूनिट निकाल रहे हो तो मूलधन की यूनिट कितनी होती है 100%। अगर क्वेश्चन लाभ हानि का है तो क्रय मूल्य की यूनिट कितनी होती है 100%। अगर मान लीजिए किसी अनुपात अनुपात का क्वेश्चन है और ये कह रहा है वो कितना रुपए कमाता है तो पूरा 100% रुपए कमाता है। आपको ऐसा लगे ना कि ये चीज़ यहाँ से जनरेट हो रही है, उसकी यूनिट 100% मानी जाती है। और अगर क्वेश्चन फ्रैक्शन में है तो जैसे मान लीजिए आपके पास है 2/5 है तो ये मूल राशि कहलाएगी। जैसे क्वेश्चन अगर आप फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहे हो तो ये मूलधन की यूनिट कहलाएगी। हर में जो लिखी हुई रहती है वो मूलधन की यूनिट है। अगर आप परसेंटेज वाले मेथड से कर रहे हो तो फिर आप ये कह सकते हैं इसकी यूनिट इतनी होती है। दूसरे पहली यूनिट पता चल गई आपको, ठीक है सर। दूसरी यूनिट आपको ब्याज की पता होनी चाहिए। किसकी ब्याज की यूनिट क्या होती है सर R/T% ब्याज की यूनिट होती है। तीसरी यूनिट सर अमाउंट यानी कि मिश्र धन की आपको यूनिट पता होनी चाहिए। अमाउंट की यूनिट आपको पता होनी चाहिए, क्या होती है सर 100 + RT, 100 + RT और ये परसेंटेज। इनसे कोई सा भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो ना, फॉर्मूला आपको पता है। फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम सर, फॉर्मूला लगाते हैं राशि और बट्टे में यूनिट और वापस से हम यूनिट से ही गुणा करते हैं, जिसका मान निकालना उससे राशि बटे यूनिट और गुणा किससे करेंगे यूनिट से। इसमें क्या कह रखा है 1500 रुपये की राशि पर 1500 रुपये क्या है आपके पास है मूलधन है, तो हम ये कह सकते हैं सर 1500 की यूनिट कितनी है, मूलधन की यूनिट सर 100% होती है। 100 गुणा किससे करेंगे सर, उसने पूछा ब्याज, और ब्याज कैसे निकलता है RT% से, यानी सर 3 × 5 करोगे तो कितना हो जाएगा 15 और ये परसेंट। यानी सर हमको किसका मान निकालना है 15% का मान निकालना है। परसेंटेज से परसेंटेज 2 0 से 2 0 तो 225 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है, इस ऑप्शन में। अगर मान लीजिए सर ये हमसे अमाउंट पूछता, मिश्रधन पूछता तो क्या करते, तो कुछ नहीं करना, देखो मूलधन बटे मूलधन तो आएगा ही, आपको क्या करना होता यहाँ पर चेंज हो जाता, यहाँ पर मिश्रधन आ जाता। मिश्रधन की यूनिट क्या होती है 100 + RT, तो हम ये कह सकते हैं 15 तो ये था, RT का मान 15, 15 + 100 सर यहाँ पर 115% आ जाता। सरल कर लीजिए आंसर आ जाएगा। अगर मान लीजिए सर इस क्वेश्चन में आपको मूलधन नहीं दिया हुआ रहता और आपको क्वेश्चन ने ये दिया है कि मिश्रधन, अगर मान लो सर हमारे पास में क्वेश्चन ये होता कि अमाउंट कितना है आपके पास है, कि सर अमाउंट आपके पास है इतना है, मान लीजिए हमारे पास ये अमाउंट है और सेम है बाकी क्वेश्चन, यानी सर हमारे पास है दर कितनी है, दर है सर हमारे पास है 5% और टाइम कितना सर हमारे पास है वही 3 वर्ष है। अगर क्वेश्चन ऐसे होता है कि सर मिश्रधन इतना है, रेट इतनी है, टाइम इतना है और इस क्वेश्चन में मूलधन का मान बताओ कि वो राशि कितनी है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कोई राशि आपके पास है इतनी हो जाती है, कोई राशि कितनी हो जाती है, ये क्या है सर ये अमाउंट का मान है, तो हम कैसे जमाते हैं, राशि दी गई राशि कितनी है आपके पास है सर अमाउंट बट्टे में अमाउंट। बट्टे में अमाउंट कैसे आएगा, अमाउंट की यूनिट कितनी होती है 100 + RT, दोनों गुणा करोगे 15, 15 + 100 115 और गुणा किससे करना है सर, हमको प्रिंसिपल निकालना है साहब। प्रिंसिपल के लिए प्रिंसिपल की यूनिट आती है, प्रिंसिपल की यूनिट 100% होती है तो यहाँ 100% आएगा। अगर इसी क्वेश्चन में ब्याज निकालना होता तो यहाँ 15% आता, यानी सर राशि बट्टे में यूनिट जिसका मान निकालना उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऐसे आप कोई सा भी क्वेश्चन सरल कर सकते हो इसकी मदद से। राशि बट्टे यूनिट, फर्क कितना सा, एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो यहाँ लिखा रहता है ना वही नीचे लिखा रहता है। अगर यहाँ अमाउंट है तो अमाउंट की यूनिट आएगी, मूलधन है तो मूलधन की यूनिट, ब्याज है तो ब्याज की यूनिट, यानी समान बटे समान, और भी शॉर्ट बनाओगे समान बटे समान, जिसका मान निकालना उससे आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अगले क्वेश्चन पर आइएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके पास है 14 नंबर का। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास है सर, फिर से क्वेश्चन है आपके पास है चक्रवृद्धि ब्याज का। 2000 रुपये की राशि को 2 साल के लिए 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया, 2 साल बाद कितना ब्याज मिलेगा। साधारण ब्याज का कैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं मैंने बता दिया आपको। अब चक्रवृद्धि ब्याज का कैसे करते हैं, आप ये कहोगे सर सिंपल क्यों लिया है, मैंने सिंपल ही सिंपल नहीं सभी पैटर्न के सॉल्व करवा रखे हैं। जिस दिन जैसा पेपर मुझे मिल रहा है, स्टूडेंट जैसा भेजते हैं, मैं उसी के हिसाब से पैटर्न चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है आपके पास सर, कुछ नहीं करना, अगर क्वेश्चन CI का है, अगर क्वेश्चन किसका आपके पास है CI का है, तो ऐसा क्वेश्चन हमेशा दर परसेंट से सरल होगा। जैसे इसमें दर कितनी दे रखी है आपको 10% दे रखी, तो 10% की विन कितनी होती है आपके पास है 1/10, कितनी होती है 1/10। अब 1/10 को पढ़ते कैसे, आपको ये फिक्स कह दिया मैंने कि ये प्रिंसिपल है और ये क्या है सर, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना ये हमारे पास है एक ब्याज है, एक क्या है ब्याज है। अब
पहली स्टेप क्वेश्चन किससे सॉल्व होगा, दर से। अगर सीआई का क्वेश्चन है तो दर की आप फ्रैक्शन बना लिए, फिर जमाएंगे कैसे सर, 10 रुपए की राशि कितनी हो गई, 11। 10 रुपए की राशि 11 हो गई, ये क्या था, मूलधन, ये क्या हो गया, अमाउंट हो गया। लेकिन 2 साल है तो सर 2 बार रिपीट करेंगे, 3 साल है 3 बार रिपीट करेंगे, 4 साल है 4 बार रिपीट करेंगे। अब आप ये कहोगे सर पहली दर तो 10% होती और अगली दर 5% है, तो कैसे करते, तो कोई बात नहीं है। जब पहली बार आप लिखते हैं यहाँ तो 10% की भिन्न बना के लिखो। दूसरी दर होती है आपके पास है 5%, तो 5% की भिन्न कितनी होती है आपके पास है 1/20। तो यहाँ पर कितना आता है 20 और यहाँ कितना आता है 21, यानी 2 अलग अलग दर होती। तो पहली दर पहले साल के लिए, दूसरी दर दूसरे साल के लिए। तो यहाँ तो सर दर समान है, इसलिए क्वेश्चन इजी हो गया। तो अगर क्वेश्चन आपका इजी हो गया तो ये कितना हो गया आपके पास है 100, ये कितना हो गया 121। इस 100 का क्या नाम है, मूलधन, इसका क्या नाम है, मिश्रधन। यानी इतने की राशि इतनी हो गई, यानी सर 21 रुपये का ब्याज लग गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है सर, इसी का मान पूछा है और दिया क्या है सर, हमको मूलधन दिया है, यानी कि इसका मान हमको दिया है। तो ये यूनिट है, ये जो आई है ना आपके पास, ये यूनिट आती है जब हम सरल करते हैं ना, तो क्वेश्चन यूनिट में सॉल्व होता है। किस में सॉल्व होता है, यूनिट में। क्योंकि मैंने कह दिया कि भाई 2 यूनिट होती है, एक तो अनुपात होता है और एक परसेंटेज होता है, तो अनुपात ये चल रहा है आपका। तो हम कैसे जमाएंगे क्वेश्चन को सर, राशि, राशि कितनी है 2000 बट्टे में यूनिट, यूनिट कितनी है आपके पास है 100, गुणा किससे करोगे 21 से, 21 दूनी का 42, यानी 420 एकदम राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 नंबर का। लाभ हानि का बहुत शानदार क्वेश्चन है आपके पास है और मस्त क्वेश्चन है आपके पास। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास। सर क्वेश्चन ये है आपके पास है कि एक दुकानदार ने 6 से 2/3% के लाभ पर लेख बेचा, यदि विक्रय मूल्य इतना है तो राशि कितनी है। मैंने एक फॉर्मूला आपको परमानेंट फिक्स कर दिया, क्या, राशि और यूनिट, जिसका मान निकालना उससे गुणा। यहाँ पर कितना लिखोगे, राशि कितनी है आपके पास है सर, राशि हमारे पास है 1600 है, लेकिन इसका क्या नाम है सर, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य की ही यूनिट आएगी नीचे, विक्रय मूल्य बटे विक्रय मूल्य, जिसका मान निकालना उससे क्या करोगे मल्टीप्लाई। सर इसने क्रय मूल्य पूछा है, अगर आप इसको 100 वाले मेथड से करते तो सर यहाँ पूरा 100% आता, लेकिन हम 100 वाले से नहीं करेंगे क्योंकि भिन्न टूटी फूटी है। हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें एक तरीका होता है, अगर टूटी फूटी ऐसी कोई भिन्न आ जाती है ना, तो हम रेशो वाला मेथड यूज करते हैं। हम कौन सा मेथड यूज करते हैं, रेशो वाला। और अगर भिन्न ऐसे आ जाती है 10% हो गया या फिर 20% आ गया, तो हम कौन सा यूज करते हैं, तो सर हम इसमें 100 वाला मेथड यूज करते हैं। और अगर मान लीजिए भिन्न ऐसी है, जैसे 2% है, 7% है, ऐसी है, तो हम इसमें सक्सेसिव मेथड यूज करते हैं, जिसको हम XY वाला बोलते हैं। हम इसमें ये तरीका यूज करते हैं, ये ध्यान रखिए, 3 तरीके हम यूज करते हैं, इसमें रेशियो वाला, इसमें 100 वाला और इसमें XY वाला। लेकिन सर हमारे पास तो ये है, ठीक है। तो फिर आपका पहला काम यह है कि इसकी भिन्न बनाओ। इसकी भिन्न कितनी बनेगी सर, इसकी बनेगी 1/15। अगर आप भूल जाओ तो कैसे बनानी है, तो ये 18 और 2 20, तो 20 बटे कितना हो गया 3, 20 बटे कितना हो गया आपके पास है 3, परसेंटेज का निशान हटेगा, नीचे कितना बढ़ेगा 100। तो आप ये कह सकते हो कितनी बार कटेगा 5 और, तो 1/15 ऐसे आया है। ठीक है, अब आपको पढ़ना कैसे सर, ये फिक्स है कि ये आपके पास है क्या, ये CP होता है, नीचे जो लिखा रहता है वो क्रय मूल्य, और ये क्या है आपके पास है, अगर ये लाभ हो रहा ना तो ये हमारे पास है प्रॉफिट है। कोई वस्तु आपने 15 रुपये में खरीदी, 1 रुपये का लाभ कमा लिया, तो वस्तु कितने में बेची 16 में, यानी 16 क्या है आपके पास है सर, सेलिंग प्राइस है। दिख रहा है क्या, हाँ दिख ही रहा होगा सर। 16 क्या है आपके पास है, सेलिंग प्राइस है। नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ अच्छे से लिख देते हैं ना अपन को, कितना आपके पास है सर 1/15। 15 क्या है आपके पास है सर, क्रय मूल्य। ये क्या है सर, हमारे पास है लाभ है, यानी हम कह सकते हैं 15 रुपये की वस्तु आपने कितने में बेची, 1 रुपये के लाभ में। तो 16 रुपये क्या हो गया हमारे पास है सर, 16 रुपये में वस्तु बेची है, यानी सर हमारे पास है विक्रय मूल्य हो गया। तो 16 बट्टे इसकी यूनिट कितनी 16, और मल्टीप्लाई किससे करोगे, उसने पूछा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य की यूनिट कितनी है 15 से। बस कितनी बार कटेगा आपके पास है 100 बार, तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास है 1500, सी ऑप्शन आ गया। ऐसे क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा, ये रहा आपका, अच्छा सॉरी यार गलत रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन, ठीक है। अब ये रहा एक और क्वेश्चन उसी पैटर्न का है, लेकिन इसमें हम दूसरा तरीका यूज करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए क्या कह रखा है, रेशो वाला नहीं करेंगे क्योंकि भिन्न देखिए अलग ही टाइप की दे रखी है कुछ। यदि एक वस्तु 402 रुपये में बेची जाती है तो 33% की आनी होती है। यदि 37% का लाभ कमाना तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना होगा।
सबसे पहले आप ये देखिए, अगर आपको 33% की आनी है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी? आप ये कहोगे सर 67% बनेगी। भाई 100 में से घटाओगे नहीं घटाओगे। अगर 37% का लाभ है तो इसकी यूनिट कितनी बनेगी? तो आप ये कहोगे सर 137% बनेगी। ठीक है, मान किसका निकालना है? इसी का मान निकालना है सर, इसी का मान आपको निकालना है। और दिया किसका है? सर इसका इसने मान दिया, हानि का मान दिया है। तो सिंपल सी बात है, जमा दो आप। सर राशि दी गई राशि कितनी है? 402। 402 रुपये में आप बेचते हो तो 33% का आपको नुकसान होता है। देखो एक बार फिर सुनिए, 402 में बेचा तो 33% की यूनिट। अगर आप 37% के लाभ पर बेचोगे तो आपको क्या होगा? बस 100 से जितना भी ऊपर आएगा। अच्छा लाभ तो पूछे नहीं इसने, तो विक्रमूल पूछा तो 137 लिख दो आप। करना क्या है, परसेंटेज से परसेंटेज आपकी कटी जाएगी। 67 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। तो ये कितना हो जाएगा? देखिए सर 42, लास्ट में 2 आएगा और सिर्फ एक ही ऑप्शन में लास्ट में 2 है। तो पूरा भी आपको सरल करने की जरूरत नहीं थी। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कैसे जमाया है? दी गई राशि बट्टे में यूनिट, जिसका मान निकालना है उससे गुणा। अगर 33% की आनी है, 67% वस्तु बेची गई, 67% अगर इतना है तो 137% कितना होगा? क्वेश्चन को ऐसे भी हम जमाते हैं, अगर 67% इतना है तो 137% कितना होगा? सरल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 17। क्या है क्वेश्चन आपके पास? वह भिन्न ज्ञात कीजिए जो 4/7 से उतना अधिक है जितना वह 5/6 से कम है। आपने औसत का नाम सुना है? औसत किसे कहते हैं? सर औसत कहते हैं बीचों बीच की संख्या को। और औसत कैसे निकलता है? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या से। तो ये क्वेश्चन भी यही कहना चाहता है कि एक संख्या उतनी बड़ी है जितनी दूसरे से छोटी है, तो वो संख्या कहीं ना कहीं बीच की है ना। और बीच की संख्या कैसे निकालेंगे? सर अगर मान लीजिए बीच की संख्या आपको निकालनी है, आपको क्या निकालनी है? बीच की संख्या। तो बीच की संख्या को हम औसत बोलते हैं अगर संख्या क्रमागत है तो सर बीच की संख्या ऐसे निकाली जाती है, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। पहली संख्या कितनी है? 4/7। दूसरी संख्या कितनी है आपके पास? 5/6। दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। जैसे ही हम इनको जोड़ेंगे, आप बताइए लघुत्तम कितना आ जाएगा आपके पास? 42। 7 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 को 4 से गुणा करोगे तो 24 प्लस का निशान। 6 का भाग 7 बार। 7 को 5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 35। और बट्टे में ये 2 आपका ये रहा, तो ये 2 तो आपके पास में यहाँ गुणा हो जाएगा। तो ये तो हो जाएगा 42 का डबल कितना हो जाएगा आपके पास है? 84। दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है? देखिए सर 9 दिख रहा है हमको और 5 दिख रहा है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सी ऑप्शन आ जाएगा। ये छोटी इक्वेशन आपको सरल करना आना चाहिए। दोनों को जोड़ के 2 का भाग कैसे देते हैं? इसका 42 इसमें काउंट होगा, इसका 42 किस में काउंट होगा? 2 में काउंट होगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं आपको शुरू से पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ। जिस दिन फर्स्ट दिन पेपर लगा था ना, उस दिन भी यही क्वेश्चन आया था। और आज देख लीजिए, ये 27 तारीख को जिस दिन शुरू हुआ था वो, यानी इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन जरूर आ रहा है। और मैंने ये कहा कि इस फॉर्मूले के बेस पर अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपको सरल कैसे करना है? सर कुछ नहीं करना होता है इसमें। देखो एक तो छोटा फॉर्मूला होता है और एक बड़ा फॉर्मूला होता है। तो ये जो बड़ा फॉर्मूला होता है ना, ये ए क्यू माइनस बी क्यू हो चाहे प्लस हो, यहाँ इसके 2 टुकड़े होते हैं। एक तो छोटा टुकड़ा होता है, छोटे टुकड़े में तो ये आता है सेम, और बड़े टुकड़े में आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए भी आता है। और यहाँ माइनस की जगह एक प्लस और होता है, एक फॉर्मूला ये भी होता है। इसके भी 2 टुकड़े होते हैं। पहले टुकड़े में प्लस आ जाएगा, ऐसे कैसे याद कैसे रखना? माइनस में पहले माइनस आता है, प्लस वाले में पहले प्लस आता है। और अगले में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये माइनस का ए भी आता है यहाँ। यानी सर इसके 2 टुकड़े होते हैं। तो इनका जो क्वेश्चन बनता है ना, उसका एक कॉन्सेप्ट फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता है? कि जैसे ये हर में लिखा हुआ है, तो जब हर में लिखा हुआ है तो इसको हटाओगे तो इसके 2 टुकड़े इसकी जगह लिखे जाते हैं। तो इसका जो बड़ा वाला टुकड़ा होता है ना, वो बड़ा वाला ऊपर वाले टुकड़े को काट देता है। इसका जो बड़ा वाला टुकड़ा होता है, जैसे इसका बड़ा वाला टुकड़ा कौन सा? ये वाला। तो इसने उसको काट दिया पूरे को। अब जैसे ही इसने इसको काट दिया तो ऊपर तो क्या बच गया आपके पास? सर ऊपर हमारे पास 1 बच गया, और नीचे इसका छोटा वाला टुकड़ा बच जाता है। छोटे वाला हमेशा परमानेंट फिक्स है, छोटा वाला ही बचेगा। अब ये हर में भी बच सकता है, ये अंश में भी बच सकता है, ये कहीं भी बच सकता है। अगर हम इसको उल्टा कर दे तो ऊपर बच जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें ये बचेगा। अब ए का मान कितना आपके पास है? 21। बी का मान कितना है? इतना। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा 1/2, जो कि किस ऑप्शन में? जो कि सी ऑप्शन में है आपके पास। ये क्वेश्चन लीजिएगा, ये क्वेश्चन लगभग खूब पूछा गया है। जिस दिन से एग्जाम स्टार्ट हुई है उसी दिन से। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए जिसकी भुजाएं इतनी इतनी है। यानी सर एक त्रिभुज है जिसकी तीनों ही भुजाएं दे रखी हैं आपको। एक 24 है आपके पास, एक 17 है आपके पास, सर एक कितना है आपके पास है? सर एक 9 है। अगर आपको त्रिभुज की तीनों ही भुजाएं दे रखी हो ना, तो कक्षा 9-10 याद करिए आप। या अगर आप यूपी बिहार से हो तो आप कक्षा 8 या 7 याद करिए, क्योंकि यूपी बिहार में क्या मैथ थोड़ा अच्छे से पढ़ाते हैं कोचिंग वाले। तो उन्होंने क्या किया होगा कि एक
ये सुना होगा हीरो का फॉर्मूला, और हीरो का फॉर्मूला क्या होता है, हीरो सूत्र सर ये होता है हमारे पास अंडर रूट एस और एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस क्या होता है आपके पास है सी, ठीक है। और ये पूरे के ऊपर अंडर रूट हम लगा लेते हैं, यानी कि हीरो का सूत्र एस, एस माइनस ए बी सी ये होता है। एस क्या होता है सर, एस को हम अर्ध परिमाप कहते हैं। अर्ध परिमाप मतलब तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग, ठीक है मेरे। तो 24 प्लस 17 और प्लस 9 बट्टे में क्या आएगा 2। आप इनको सबको जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे आप सर, सबसे पहले हम एक काम करते हैं 24 और 9 जोड़ देते हैं। 24 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास है 33 हो जाएगा। 33 में हम 17 जोड़ेंगे तो 50 और 50 का आधा कितना हो जाएगा आपके पास है 25 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं सर एक एस का मान कितना आपके पास है 25 है। 25 में से आपको एक घटाना है, यानी कि 24 घटाना है। 25 में से 24 घटाओगे तो 1 आएगा, गुणा का निशान। 25 में से आपको 17 घटाइए, 25 में 17 घटाओगे तो 8 आएगा, ठीक है। 25 में से आप 9 घटाइए, 9 घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है 16 आएगा, ठीक है। 25 में से बाहर क्या निकलता है 5, 16 में से बाहर क्या निकलता है 4, 8 में से बाहर क्या निकलेगा 2 और अंडर रूट 2। ये कैसे आया सर, ये जो 8 है ना इसको 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, 4 में से बाहर निकलेगा 2 और ये, तो ये हो जाएगा 20। इस तरीके से सर 40 अंडर रूट 2 किस ऑप्शन में आपके पास, इस ऑप्शन में। ध्यान रखिए नहीं करोगे ना गलत अब तो कोई क्वेश्चन आएगा तो, ठीक है। तो फिर ये रहा आपके पास, मैं आपको हर एग्जाम में सॉल्व करवाता हूँ, हर क्लास में, कि ऐसा क्वेश्चन लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया है। बहुलक कर माध्यिका का बहुलक कैसे निकालते हैं सर, बहुलक कैसे निकालते हैं, जो अंक सबसे ज़्यादा बार रिपीट है ना वही बहुलक है। जैसे हम इसमें देखें कि 9 कितनी बार रिपीट है सर, 9 एक बार और एक 2 बार, सर ये तो 2 ही बार रिपीट है। 8 कितनी बार रिपीट है सर, एक बार रिपीट है, ओनली 4। इसके अलावा यानी सर ये ऑप्शन अभी हम लिख लेते हैं कि कौन सा, अच्छा पहला अंक लिखना है, क्योंकि दूसरा जो है ना वो तो माध्यिका का आंसर है। यानी 9 कितनी बार है 2 बार, इसमें 7 देखना है कि 7 कितनी बार है सर, एक बार 2 बार 3 बार, 3 ही बार है ना। 7 सर 3 बार है, ठीक है। इसमें 8 कितनी बार है 1 बार है, ओके। 7 कितनी बार है इसमें सर 3 बार है। मतलब सर अभी के हिसाब से तो ये दोनों तो आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि बहुलक 9 नहीं हो सकता क्योंकि 2 ही बार है, 8 नहीं हो सकता क्योंकि 1 बार है, बहुलक 7 है ये तो कन्फर्म है, तो दोनों में से कोई एक आंसर है। अब हम इसकी माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका कैसे निकालते हैं, आप चाहे तो इसको बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में लिखो, बीच की संख्या माध्यिका कहलाती है। बीच की संख्या क्या कहलाती है आपके पास है माध्यिका कहलाती है। तो हम एक काम करते हैं बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। सबसे पहले शुरुआत करेंगे 3 4 5 से। सर ये 3 ये 4 और ये 5, 5 भी कितनी बार है 2 बार, 4 तो एक बार ही है ना। 3 लिख लिए, 4 लिख लिए, 5 लिख लिए, 5 लिख लिए, ठीक है। उसके बाद में 6, 6 भी एक ही बार है, एक बार, 1 2 3 यानी 7 3 बार है सर, तो 3 बार ही लिखना है। ये 8 ये 9 और ये 9, 9 भी कितनी बार है 2 बार, ठीक है। पूरी डाटा जरूर चेक करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हम कह सकते हैं सर 1 2 3 4 5, 5 इधर से छोड़ दो, 5 इधर से छोड़ दो, ये आपका आंसर है। तो हम ये कह सकते हैं बी करेक्ट है, क्योंकि बीच की संख्या औसत कहलाता है। अब आप वो माध्यिका कहलाता है। अब आप ये कहोगे सर मान लीजिए आपके पास ये संख्या सम होती, तो हम कैसे करते, मान लो ये 10 ही होती, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसे होती, तो सर हम क्या करते, फिर हम ऐसे करते, देखो 1 2 3 4 इधर से काटते हैं, 4 इधर से काटते हैं हम। अब हमारे पास 2 बच जाती, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं, या फिर हम कह सकते हैं इनके बीच में 5.5 आता, तो फिर हमारी माध्यिका 5.5 कहलाती। क्लियर है। ये लीजिएगा अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कल भी समझाया था, और लेकिन कल किसका समझाया था आपको, आयतन का। आज किसका समझा रहा हूं मैं, आयत का, क्योंकि कल आयतन का आया था, आज मेंसुरेशन का आया था, क्षेत्रफल का एक क्वेश्चन। ऐसे क्या है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई इतनी इतनी बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत में परिवर्तन बताऊं। मैंने आपको कह रखा है जैसे ही आपका ऐसा क्वेश्चन आया तुरंत दिमाग काम करना चाहिए। तीनों पैटर्न सर, रेशियो वाला कब काम में लेते हैं, मतलब 3 तरीके होते हैं ना, एक तो 100 वाला मेथड, क्लिक करें तुरंत ही। एक होता है सर हमारे पास है रेशियो वाला मेथड, और एक क्या होता है सर हमारे पास सक्सेसिव, जिसे हम एक्स वाई वाला बोलते हैं। आप एक्स वाई से याद रखो, सक्सेसिव मेथड को आप किससे याद रखोगे, एक्स वाई से। सर कौन सा तरीका लगाना, सर ऐसी परसेंटेज इसको लगाओ तुरंत ही, और ये बड़े इजीली तरीके से आप इसे लगा पाओगे। कैसे लगा पाओगे सर, 10% और 30% बढ़ती है भुजा, एक आयत है, तो सर 10% की वृद्धि है तो 110/100,
मैंने कहा ठीक है। दूसरी बार कितनी वृद्धि है, 20% दी, तो 120/100। आपको क्या करना है, ऐसे क्वेश्चन को जब भी सरल करो ना, 100 को बिल्कुल भी नहीं काटना है, कटेगा तब भी। उसका क्या कारण है, देखो अब आप ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, ऊपर सर ये हो जाएगा 132 और बट्टे में कितना आएगा आपके पास है 100। अगर आप इस 100 को काट देते तो फिर परसेंटेज में आपको दिक्कत आती, फिर परसेंटेज बनाना पड़ता 100 से गुणा करके। इसलिए बेटर ये है कि एक 100 को काटो ही मत, क्योंकि 100 पर कैलकुलेशन सीधी हो जाती है। 100 से ये 32 ज़्यादा, तो सीधे हम कह सकते हैं कि 32% का इंक्रीज है। कितना इंक्रीज है आपके पास में, 32% का, जो कि हम ये कह सकते हैं सर सीधा हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये होता है 100 वाले मेथड की ताकत। कब कौन सा लगाना, अगर ये पता चल गया तो आपका पेपर ये मान के चलिए चुटकियों में सॉल्व होगा एग्जाम में। अब देखो इसमें तो आप 100 वाले के बारे में सोच ही नहीं सकते, क्योंकि अगर हम इसमें 100 वाला लगाएंगे तो सर 100 में इसको जोड़ेंगे तो दिक्कत आएगी। वहाँ 10 था तो 110 तुरंत कर दिया। अभी क्या करेंगे, अब रेशियो वाले पे ही जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने वो 100 वाला ले लिया। अब रेशियो वाला देखो, त्रिभुज का आधार इतना बढ़ जाता है, ऊंचाई इतनी कम हो जाती है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन आएगा। ठीक है, मैंने कहा सबसे पहले तो आपको इसका पता होना चाहिए, इसकी भिन्न कितनी बनती है, प्लस का 1/6। कैसे पता लगाए, ये हो गया 48 2 50, 50/100। 50 से कितनी बार, 2 बार, तो 1/6। ठीक है, इसकी भिन्न कितनी होती है आपके पास, माइनस का 1/3, क्योंकि सर कमी हो रही है इसलिए। जमाएंगे कैसे क्वेश्चन को, सर 6 से आधार कितना हो गया 7, और 3 से आधार कितना रह गया 2। ठीक है, कुछ कट रहा तो जरूर काटें। आप ये देखिए सर, इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 3 बार। इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 7। बताइए कितने की कमी आ रही है आपके पास है, 2 की। कितने पर आ रही है, 9 पर, तो 2/9 गुणा किससे करोगे, 100 से। तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा कितना, 22 सही 2/9% आप जानते होंगे, जो कि किस ऑप्शन में, जो कि इस ऑप्शन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से दीजिए। एक और क्वेश्चन मैंने फिर से लिया आपके पास में, यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि एक्स वाई वाला मैं आपको समझा सकूं। एक गोलार्ध की त्रिज्या 19% बढ़ जाती है तो कुल सतह क्षेत्रफल और पार्श्व सतह क्षेत्रफल क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको ये लग रहा है कि एक चीज को बढ़वाया जा रहा है, जैसे इसने कहा क्या है कि त्रिज्या को कितनी परसेंट बढ़ाओगे, 19%, सिर्फ एक चीज बढ़ाई जा रही है, और क्वेश्चन किस चीज का है आपके पास है, क्षेत्रफल का है, तो उस चीज को आप एक बार नहीं बल्कि 2 बार बढ़ा हुआ मानोगे। कितनी बार बढ़ा हुआ मानोगे आप, 2 बार, और फिर फॉर्मूला लगाना। अगर क्वेश्चन आयतन का है तो चीज को 3 बार बढ़ा हुआ मानोगे, 19 19 3 बार लिखते हैं। लेकिन यहां पर किसका था, अब नहीं पता आपको, गोला का क्या होता है आपके पास में, पृष्ठीय क्षेत्रफल कुछ नहीं पता आपको, सिर्फ ये देखिए परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो हमको फॉर्मूले की जरूरत ही नहीं होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर इसमें त्रिज्या बढ़ाई जा रही है, इसलिए हम 2 बार लिखेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल का अर्थ होता है 2 भुजाओं का गुणनफल। तो एक भुजा त्रिज्या है तो इसमें मतलब त्रिज्या 2 बार जरूर होगी। अगर ये क्वेश्चन आयतन का होता तो आयतन का मतलब होता है सर 3 भुजाओं का गुणनफल, तो 3 बार रिपीट करते हैं। अब आप इसमें सक्सेसिव वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, कौन सा, x + y और एक्स वाई बट्टे में क्या होता है 100। दोनों को जोड़िए, दोनों को जोड़ेंगे 19 और 19 कितना हो जाएगा सर, हमारे पास है 38 प्लस का निशान। दोनों को गुणा करिए, कितना हो जाएगा 361, और सर यहाँ लग जाएगा, तो 41.61% इंक्रीज हो रहा है। ए ऑप्शन, वो सॉरी क्या है आपके पास है, इंक्रीज, यानी कि बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। एक और क्वेश्चन लीजिएगा आप इसी तरीके का, और ये रहा आपके पास में क्वेश्चन। अब क्या करोगे इस क्वेश्चन में, देखिएगा सर, यदि किसी वर्ग की भुजा में 5% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने % परिवर्तन होगा। पहले आप खुद क्वेश्चन को सोल्व करना, फिर आप वीडियो को देखना। वैसे मैं उम्मीद कर सकता हूं इसको आप खुद कर सकते हो। 5% की वृद्धि कितनी मानोगे, 2 बार, और फिर सक्सेसिव लगाना। ये आपका होमवर्क है, क्योंकि आज आपको होमवर्क दिया ही नहीं है, तो सभी के मैं आंसर चेक करूंगा 25 नंबर में कि वो 24 नंबर में कि कौन कौन स्टूडेंट इसका सही करता है। एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, मैंने कल भी सोल्व करवाया था कि ऐसा क्वेश्चन अब आने लग गया है। इसमें क्या पूछा है सर, इसमें इससे मिलने का समय पूछा है। कभी भी अगर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपसे मिलन पूछे, मिलने का समय, मीटिंग टाइम पूछे, तो मिलने का समय का फॉर्मूला √T2 × T1, बस इतना सा फॉर्मूला लगाना। क्वेश्चन ये कह रहा है कि शाम ए से बी 10 बजे चलना शुरू होता है, ये ए है, और ये आपके पास में बी है। कितनी बजे शुरू होता है, 10 बजे से। कौन चलता है, शाम, ठीक है।
और राधा बी से ए की ओर कितनी बजे शुरू होती है सर, ये भी 10 बजे सुबह सुबह, AM लिखते हैं ना अपन। और वे दोनों क्रम से 24 और 54 मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं, यानी कि ये यहाँ पहुंच जाता है और ये यहाँ पहुंच जाता है। मिलने का समय पूछा है, लेकिन पहले का समय कितना आपके पास है, 24 मिनट है सर। दूसरे का समय कितना आपके पास है, 54 मिनट है। मैंने कहा कि ये हमसे पूछा मिलने का समय कितना है। मिलने का समय का फॉर्मूला होता है सर अंडर रूट का निशान, T2 गुणा T1। तो T2 कितना आपके पास है, 54, ठीक है। ये कितना आपके पास है, 54, और ये कितना आपके पास है, 24 है। अब इनमें से बाहर क्या निकलेगा सर, बाहर निकालने का ये तरीका कि ये है ना, इसको ऐसे टुकड़े करो कि एक तो बड़ी सी बड़ी संख्या वर्गमूल हो किसी का। जैसे हम इसको 9 इंटू 6 लिख सकते हैं, 9 में से 3 बार आ जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, 6 इंटू 4 लिख सकते हैं। ये बात ध्यान रखना कि इसके साथ अगर 6 आ गया तो एक 6 को दोबारा रिपीट होना पड़ेगा अगर अंडर रूट में आंसर नहीं है तो अब हम कह सकते हैं सर 9 में से बाहर कितना आएगा, 3। 2 में से बाहर कितना आएगा, वो सॉरी 4 में से 2, और एक 6 बार आ जाएगा। इस तरीके से 6 36, यानी सर ये 36 मिनट के बाद में आपस में मिल जाएंगे। 10 बजे शुरू हुए थे, 36 मिनट के बाद में 10:36 हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए है। आज मैंने आपको 26 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है और आप चाहते हो डेली इसी तरीके से आपको क्लासें मिलती रहे, तो आप एक छोटा सा काम जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्यारा सा आप एक कमेंट्स जरूर करें, और क्लास अच्छी नहीं लगी है तो आप मत करिएगा, ठीक है। चलिएगा, मैं मजाक कर रहा हूँ, आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपको कल यथावत टाइम इसी तरीके से।